गुड मॉर्निंग। और आज हम लोग बात करेंगे रे ऑप्टिक्स। और रे ऑप्टिक्स का ये जो सेशन होगा ये दो पार्ट में होगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। ओवरऑल टोटल यदि मैं बात करूं तो रे ऑप्टिक्स से जो क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी है वो आपके मिनिमम 2 सवाल तो यहाँ पर आते ही आते हैं। और 2 से लेकर के ये 5, 3, 4, 5 तक भी चले जाते हैं कई बार। तो चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बड़ा चैप्टर है। कोशिश करेंगे हम लोग इसे 1.5 घंटे के 2 पार्ट्स में समअप करने की। चलो तो स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले बेसिक से शुरुआत करते हैं। बेसिक कहानी कहाँ से शुरू होती है? तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो लाइट का रिफ्लेक्शन का क्या है कि कोई एक इस प्रकार से यदि हम बना लें, लाइट रे यदि दो मीडियम के इंटरफेस पे आती है या ये कहिए एक शाइनिंग सरफेस पर आके टकराती है तो वो उसी मीडियम में लौट जाती है। इस फिनोमिना को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये है तुम्हारी इंसिडेंट लाइट, ये है तुम्हारी रिफ्लेक्टेड लाइट। यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? देखो ये जो हमने बनाया है ये है तुम्हारा नॉर्मल, ये है तुम्हारा नॉर्मल। तो कहानी बड़ी आसान, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाएगा और आई विल बी इक्वल टू आर। ये बेसिक सी कहानी है। दूसरी कहानी इसमें सारे पॉइंट्स के टर्म्स में मैंने आगे दे रखी है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहते हैं कि जहां पर इंसिडेंट लाइट रे है, नॉर्मल है और रिफ्लेक्टेड लाइट रे है, ये तीनों एक ही प्लेन में होते हैं और एक पॉइंट पर मिलते हैं। कहां पर मिलते हैं? एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। दूसरा है कि रिफ्लेक्शन में एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। ये सेकंड लॉ है, बेसिक चीजें हैं, हमें आती हैं। आगे बढ़ रहा हूं। यहां पर इमेजेस फॉर्म बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से कैसी इमेजेस बनती हैं? हम प्लेन मिरर की कहानी यहां पर पढ़ रहे हैं। तो प्लेन मिरर से जो बनने वाली इमेज होंगी, यदि हमारे पास ऑब्जेक्ट रियल है, ऑब्जेक्ट क्या है? रियल है, तो रियल ऑब्जेक्ट के लिए हमेशा आपकी वर्चुअल इमेज बनेगी। सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, इरेक्ट होगी। इरेक्ट का मतलब क्या है कि भैया देखो ये ऑब्जेक्ट है तो तुम्हारी इमेज भी ऐसी ही बनेगी। लेटरली इन्वर्टेड का क्या मतलब है? लेफ्ट वाली चीज राइट में, राइट वाली चीज लेफ्ट में, बराबर? यस। और यहां पर एक कहानी और होती है, ये कहां पर बनती है? जैसे ये प्लेन मिरर मैंने बना दिया, तो जितना ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा मिरर से, यहां पर यदि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है x, तो इमेज की डिस्टेंस भी यहां से कितनी होगी? x ही होगी। इसमें बेसिक सा एक सवाल आ जाता है मिरर टाइम के लिए, भैया प्लेन मिरर में टाइम कितना हो रहा है? तो इसके लिए करना क्या है तुम्हें? जो एक्चुअल टाइम है उसको 11 आवर 59 मिनट 60 सेकंड में से सपरेट कर दो। ये 12 लिखा है, 12 को तुम लिख सकते हो 11 आवर 59 मिनट और 60 सेकंड। इसमें से एक्चुअल टाइम को सपरेट कर दो। जो टाइम आएगा वो मिरर में टाइम होगा, या उल्टा कह सकते हैं मिरर में जो टाइम है उसको तुम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, तुम्हें एक्चुअल टाइम मिल जाएगा, वाई से वर्सा। बिल्कुल आसान पॉइंट है। आगे बढ़ रहा हूं मैं। रोटेशन ऑफ मिरर। यदि हम इंसिडेंट लाइट रे को फिक्स रखें और प्लेन मिरर को रोटेट कर दे एंगल थीटा से, तो रिफ्लेक्टेड रे कितने से रोटेट होती है? 2 थीटा से। जैसे हमारे पास में मान लेते हैं ये एक प्लेन मिरर है और यहां पर हमारे पास में ये एक इंसिडेंट लाइट रे है। अब मान लेते हैं हम मिरर को क्या कर दें? थीटा से रोटेट कर दें। यहां पर मान लेते हैं हमने इसको थीटा से घुमा दिया। तो अब थीटा से घुमा देंगे तो कहानी में क्या ट्विस्ट आएगा? ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये कितने से घूम जाएगी? ये घूम जाएगी 2 थीटा से। ये कितने से घूम जाएगी? 2 थीटा से, बराबर। आगे बढ़ रहा हूं। कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर का कॉम्बिनेशन। तो हमारे पास में यदि ऐसी सिचुएशन है कि दो प्लेन मिरर हैं, ठीक है, ये दो प्लेन मिरर हैं और इनके बीच में एंगल है इस समय हमारे पास में थीटा, तो हम यहां पर सबसे पहले क्या करते हैं? हम 360 डिवाइड करते हैं थीटा से और एक नंबर लेके आते हैं n। तो अब जो नंबर ऑफ इमेजेस होंगी वो इस n पर डिपेंड करेंगी।
यदि तुम्हारा n इवन नंबर है तो इमेजेस आएंगी n-1। यदि फ्रैक्शनल नंबर है, कैसा है, फ्रैक्शनल नंबर है, तो भैया उसमें का इंटीजर पार्ट जो होगा वो नंबर ऑफ इमेजेस को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन यदि ऑड नंबर है तब यहां पर दो केसेस बनते हैं। दो केसेस कौन से बनते हैं? यदि ऑब्जेक्ट तुम्हारा सिमेट्रिक रखा है तो तुम्हारे पास आएंगी n-1, और असिमेट्रिक रखा है तो तुम्हारे पास आएंगी कितनी? n। ये रिजल्ट तुम्हें याद होंगे प्लेन मिरर के। ऑब्जेक्ट इवन नंबर है तो सीधा सीधा n-1 कर दो, फ्रैक्शनल नंबर आ रहा है तो उसका इंटीजर पार्ट, और ऑड आ रहा है तो फिर दो केस चलेंगे, एक सिमेट्रिक और एक असिमेट्रिक। जैसे यहां पर मैंने 3 एग्जांपल दिए हैं। पहला है देखो 60 डिग्री पर, तो मैं क्या करूंगा, 360 डिवाइडेड बाई 60, आंसर आया 6। तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी आएंगी भाई? तो नंबर ऑफ इमेजेस आएंगी 5। फिर अगला देखो मैंने 70 डिग्री पे रखा हुआ है, तो मैंने क्या किया, 360 डिवाइडेड बाई 70 करा, तो ये आएगा 5.1 आया। ठीक है, तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी आएंगी? 5 ही आएंगी, क्योंकि हमें अब क्या लेना है, सिर्फ इंटीजर पार्ट। लेकिन अब देखो मैंने यहां पर अगला सवाल में 40 डिग्री लिया है, तो ये किया तुमने 360 डिवाइडेड बाई 40, तो आंसर आया 9। अब ये जो 9 आया है, तो यहां से क्या है कि ऑब्जेक्ट यदि तुम्हारा सिमेट्रिक रखा हुआ है, कैसा रखा है, सिमेट्रिक, तो आंसर आएगा 8। लेकिन असिमेट्रिक रखा है, असिमेट्रिक रखा है, तो इसका मतलब आंसर 9 ही रहेगा। ये बेसिक चीजें हैं। अब सिमेट्रिक और असिमेट्रिक का मैं बताता हूं। जैसे मान लेते हैं ये एंगल आ गया 40 डिग्री का, ठीक है, ये कितने का आ गया, 40 डिग्री का एंगल आ गया। तो मैं यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं बीचों बीच से, तो ये वाला ऊपर वाला एंगल 20 डिग्री, नीचे वाला एंगल भी 20 डिग्री, तो ये क्या हो गई, सिमेट्रिक की लाइन हो गई। अब यदि तुम्हारा कोई भी ऑब्जेक्ट यहां पर कहीं रखा है इस लाइन पर, मतलब इधर भी एंगल बराबर है और इधर भी एंगल बराबर है, तो अब ये कहलाएगा सिमेट्रिक पोजीशन। ये वाली पोजीशन कहलाएगी सिमेट्रिक पोजीशन। और इसके अलावा कहीं पे भी रखा है, इसके अलावा कहीं पे भी रखा है, मान लेते हैं यदि मैंने इसको यहां रख दिया तो असिमेट्रिक, यहां रख दिया तो भी असिमेट्रिक। लेकिन ये जो लाइन है, इस लाइन पर ये वाला कहलाएगा सिमेट्रिक पोजीशन, ये वाली कहलाएगी सिमेट्रिक पोजीशन। ठीक है, चलो आगे बढ़ रहे हैं फटाफट। अगला है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, इसमें एक चीज रह गई, डेविएशन। इसमें एक चीज मिसिंग है, डेविएशन की स्लाइड नहीं थी कहीं पे, छूट कैसे गई? चलो कोई बात नहीं, मैं डेविएशन के बारे में भी बता देता हूं। 180 माइनस 2i, तो देखो कहानी ये है कि ये जो लाइट रे थी ये यहां से ऐसे जा सकती थी, यदि ये प्लेन सरफेस नहीं होती तो ये कहलाएगा तुम्हारा डेविएशन, और डेविएशन आएगा 180 माइनस का 2i, 180 माइनस का 2i। सवाल देखो, बेसिक सवाल भी आजकल पूछे जा रहे हैं, बहुत छोटे छोटे सवाल। आगे बढ़ रहा हूं मैं, और हम बात कर रहे हैं स्फेरिकल मिरर की। स्फेरिकल मिरर की क्या कहानी है कि एक हमारे पास में हॉलो स्फीयर है, इसको काट सकते हैं हम कहीं से भी, और उसके बाद इसकी एक सरफेस को हम क्या कर दे रहे हैं, पॉलिश। तो एक सरफेस को पॉलिश करने पर हमारे पास में क्या बन रहे हैं, स्फेरिकल मिरर। ये दो टाइप के होंगे, एक होगा कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर कैसा होगा, इस तरह का अंदर में केव जैसा बनेगा। और एक होगा तुम्हारे पास में कॉन्वेक्स मिरर। एक क्या होगा, कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा, ये वाली सरफेस पॉलिश सरफेस, इधर में इस प्रकार से। तो ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स बनेंगे तुम्हारे, बहुत बेसिक कहानी है। आगे अब देखो यहां पर हमें कुछ टर्मिनोलॉजीज की जरूरत पड़ने वाली है, कि टर्मिनोलॉजीज जो यहां पर स्फेरिकल मिरर को स्टडी करने में काम आने वाली हैं। तो एक बार मैं जरा इसको एडजस्ट कर दूं फोकस को, क्योंकि इसमें क्या, इसको दोबारा बना पाना थोड़ा मुश्किल काम है। आजा जल्दी से, क्या हो गया?
लगता है इससे ज्यादा दिखाई नहीं देगा। चलो, अब यहाँ पे टर्मिनोलॉजी से आप लोग फैमिलियर ही होंगे कि नहीं है। सबसे पहला पॉइंट है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर वो पॉइंट होता है जो एक्चुअल स्फीयर था, जहां से हमने इस मिरर को काटा है, उसका सेंटर। तो उसका जो सेंटर होगा, सेंटर ऑफ एक्चुअल स्फीयर फ्रॉम विच मिरर इज मेड, उसी की जो रेडियस होगी उसे हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे। उसके बाद आता है पोल। पोल क्या होता है? मिरर की सरफेस का मिड पॉइंट। मिरर की सरफेस का मिड पॉइंट जो होगा वो तुम्हारा पोल कहलाएगा। पोल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मिरर में जो सारी डिस्टेंसेस हैं वो वहीं पोल से ही मेजर होनी है। अगला है प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है? तुम्हारी कर्वेचर और पोल को जो लाइन जोड़ती है, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को जोड़ने वाली लाइन तुम्हारी क्या कहलाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगी। फोकस क्या होता है? तो फोकस प्रिंसिपल एक्सिस पर वो पॉइंट होता है जहां पर लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन या तो एक्चुअल में मिलती है या फिर मिलती हुई लगती हैं, प्रतीत होती हैं। अपीयर्स टू मीट, आइदर एक्चुअली मीट और अपीयर्स टू मीट, आइदर एक्चुअली मीट और अपीयर्स टू मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। और अगला है फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ क्या है? जो फोकस है और पोल है उसके बीच की डिस्टेंस। अच्छा, मिरर के केस में तुम्हें सिंपल सी चीज पता होनी चाहिए कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की जो दूरी है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर कहला रही है, और जो फोकल लेंथ है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या होगी? हाफ। रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या होगी? हाफ। एफ विल बी इक्वल टू आर बाई 2। यहां पर मैंने दो चीजें बताई हुई हैं, एक कॉनकेव मिरर के लिए, कॉन्वेक्स मिरर के लिए। थोड़ा ऑनलाइन में कैमरा की क्वालिटी इतनी अभी अच्छी नहीं है कि विजिबल हो, लेकिन बेसिक चीजें हैं, सब आप जानते हैं। अगला है यहां पर कहानी, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। अब देखो, रूल्स हैं, हमें याद होने चाहिए। रूल्स याद नहीं होंगे तो हम इमेज फॉर्म नहीं कर पाएंगे। जैसे मान लेता हूं मैं, यहां पर ये है तुम्हारा कॉनकेव मिरर, ये है तुम्हारी प्रिंसिपल एक्सिस, यहां पर तुम्हारा है पोल, यहां पर है तुम्हारा फोकस पॉइंट, यहां पर है तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो भैया पहला नियम क्या कह रहा है मेरे से? मेरा पहला नियम कह रहा है कि जो भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, जो भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, वो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास हो जाएगी? फोकस से पास हो जाएगी। कहां से पास हो जाएगी? फोकस से पास होगी। दूसरा नियम क्या कह रहा है? हाँ, दूसरा नियम ये कह रहा है, मान लेते हैं कोई लाइट रे ऐसे आ रही है और फोकस से पहले पास होती है और बाद में मिरर पे पहुंचती है, तो ये क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्शन के बाद इट विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। थर्ड नियम क्या कह रहा है? मैं अलग अलग कलर से इसी में बना रहा हूं सबके सब। थर्ड नियम ये कह रहा है कि यदि कोई लाइट रे कहां से आ रही है? पोल पे आती है डायरेक्ट, तो जितने एंगल पे आई है थीटा, उतने ही एंगल पे वापस निकल जाएगी थीटा पे। इसको मैं दोबारा बनाऊं? दोबारा बना देता हूं, नहीं तो इसमें क्या सब घिचमिच घिचमिच हो जाएगा। ठीक है, अगले पेज पे बना देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला नियम मेरा क्या कह रहा है? देखो मैं फिर से बना रहा हूं, वही कॉनकेव मिरर में मैं समझा रहा हूं, कॉन्वेक्स में भी ऐसा ही होता है कि यदि कोई लाइट रे सीधी पोल पे आ रही है थीटा एंगल पर, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल गो एट द सेम एंगल। अगली एक चीज और रह गई यहां पर, कौन सी? सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला पॉइंट और रह गया। सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला पॉइंट क्या कहता है कि कोई लाइट रे यदि सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिरर पे जा रही है तो वो वापस उसी से पास होगी। ठीक है, ये इमेजेस तो मैंने लगाई हैं लेकिन दिख नहीं रही हैं कैमरे में, तो मैंने इसको दोबारा यहां पर कर दिया है। खैर तुमको तो सीधा दिख रहा होगा, ऑनलाइन वालों को भी ध्यान रखना है। अगला है इमेज फॉर्मेशन यूजिंग कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर से हमें इमेजेस बनानी है। अब देखो, कॉनकेव मिरर की यदि मैं बात करूं ना, तो कॉनकेव मिरर में एक प्लस पॉइंट क्या है कि कॉनकेव मिरर से मुझे रियल इमेज भी मिल सकती है और वर्चुअल भी मिल सकती है। ठीक है, इरेक्ट भी मिल सकती है और इन्वर्टेड भी मिल सकती है, एनलार्ज भी मिल सकती है और डिमिनिश्ड भी मिल सकती है।
हर तरह की इमेज मुझे यहां से मिल सकती है। अब ये किस बात पे डिपेंड करेगा? पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो हम एक एक करते हुए सारी पोजीशन को कवर करेंगे। जैसे सबसे पहला है हमारे पास में, ऑब्जेक्ट को हमने रखा है बियॉन्ड द कर्वेचर। यहां पर नहीं दिख रही होंगी तो मैं यहां पर बना के सब कुछ दिखा रहा हूं वापस से। ये है मेरा फोकस, ये है मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब यदि कोई ऑब्जेक्ट मेरा कहां रखा है? बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। कहां रखा है? बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो मुझे इससे इमेज बनानी है। तो इमेज बनाने के लिए हमें सिर्फ दो लाइट रे की जरूरत होती है। तो हमने भैया बोला क्या? एक लाइट रे मैंने यहां से निकाली पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, ये गई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहां से पास हो जाएगी? फोकस से। दूसरी लाइट रे मैंने ले ली जो कैसे जा रही है? फोकस से होते हुए जा रही है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बिकम पैरेलल। तो यहां पर ये दोनों मिल गई तो यहां पर तुम्हारा क्या बन जाएगा? इमेज बन जाएगा। अब ये जो इमेज बनेगी ये कैसी होगी? रियल बनेगी क्योंकि एक्चुअल में लाइट रे इंटरसेक्ट कर रही हैं। फिर इन्वर्टेड होगी, उल्टी बनेगी देखो। और कैसी बनेगी? डिमिनिश्ड, मतलब छोटी बनेगी। रियल, इन्वर्टेड और छोटी। दूसरा है कि यदि मेरा ऑब्जेक्ट कहां रखा हो? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही रखा हो। अच्छा एक चीज और छूट गई इसमें, कहां बनेगी? बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। कहां बनेगी? बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। दूसरा मैं यहां पर ले रहा हूं ये वाला। अब मैंने क्या बोला? ऑब्जेक्ट को सरका के मैं लेके आ गया सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही। तो अब जब मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही ऑब्जेक्ट को रख दूंगा तो अब क्या फर्क पड़ेगा? अब ये होगा, देखो हमने फिर से वही दो लाइट रे निकाली। एक पहले प्रिंसिपल टू पैरेलल एक्सिस आई, वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास कर दी। दूसरी हमने क्या करी? दूसरी हमने पहले फोकस से पास कराई, फोकस के बाद में ये यहां से आई। तो हमारा थोड़ा सा डायग्राम ऐसे बना है, लेकिन ये कहां बनेगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगी। तो इसमें क्या होगा? इमेज बनेगी रियल, इन्वर्टेड और सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। और कहां बनेगी? एट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बने। बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, सब याद होंगी तुम लोगों को, होनी ही चाहिए। यदि ये याद नहीं है मतलब तुम्हारी पढ़ाई हुई नहीं है फिर कुछ भी। अगला है यहां पर, अब मैं ऑब्जेक्ट को कहां रख देता हूं? थोड़ा सा और आगे सरका देता हूं और कहां लेके जा रहा हूं? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। कहां लेके जा रहा हूं? हाँ भाई, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में यदि मेरा ऑब्जेक्ट रखा है, अब कहानी में क्या परिवर्तन आएगा? तो वही लाइट रे निकालेंगे। पहली लाइट रे गई ये, और ये यहां से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल गई। दूसरी लाइट रे मैंने फोकस से गुजारी, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल गो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो तुम्हारे पास में यहां पर बन गई है इमेज। अब देखो इस इमेज की खास बात क्या है? रियल है क्या? हाँ रियल है। इन्वर्टेड है क्या? हाँ इन्वर्टेड है। बड़ी बनी है, मतलब मैग्नीफाइड इमेज कह सकते हो, बड़ी इमेज। और कहां बनेगी? बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो जैसे जैसे हम इंफिनिटी से और पोल की तरफ जाते हैं, इमेज जो है वो फोकस से किधर शिफ्ट होती है? इंफिनिटी की तरफ। लास्ट, मतलब हमने लास्ट तो नहीं है, इसके बाद और दो बचे हैं। एक्चुअली एक तो इंफिनिटी वाला हमने लिया ही नहीं यहां पर। खैर, अब हमने मान लो ऑब्जेक्ट को रख दिया फोकस पर यहां पर। तो फोकस पर रखने पर कहानी में क्या ट्विस्ट आएगा? ये लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो यहां से निकल जाएगी। मेरा ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। और दूसरी लाइट रे मान लेते हैं मैंने यहां पर लेके आई, तो ये इसके बाद इधर जाएगी, तो ये इंफिनिटी पे जाके मिलेंगी। बराबर। तो जब ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज बनेगी तुम्हारी अभी भी रियल, इन्वर्टेड, मैग्नीफाइड, और कहां बनेगी? एट इंफिनिटी। ये सारे पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए।
सीधे सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल, मैच दी कॉलम के सवाल, किसी भी तरह का सवाल यहां पर पूछा जा सकता है। ठीक है, हाँ आगे बढ़ते हैं। अगला है कॉनकेव मिरर का इमेज फॉर्मेशन। कॉनकेव मिरर में एक और बच गया कि मान लो यदि हम ऑब्जेक्ट को कहां लेके चले जाएं, पोल और फोकस के बीच में, पोल और फोकस के बीच में। तो अब कहानी ये है कि ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये तुम्हारा पोल है, और अब हमने ऑब्जेक्ट को रखा है कहां पर, फोकस और पोल के बीच में। तो अब कहानी में क्या अंतर आएगा, अब कहानी में अंतर यही आएगा कि तुमने तो अपना यही किया कि भाई ये लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आई तो ये फोकस से गुजार दी, दूसरी लाइट रे तुमने ली जो यहां पर पोल पे आई और उसी एंगल पे चली गई। अब ये यहां पर वास्तविकता में कभी नहीं मिलेंगी क्योंकि इनके बीच की दूरी बढ़ती जा रही है। तो हम इन्हें क्या करते हैं, हम इन्हें पीछे यहां पर मिला के देखते हैं, ये कहीं यहां पर पीछे की तरफ यहां पर मिलती हुई नजर आएंगी और यहां पर हमारे पास में बनेगा इमेज। अब ये जो इमेज बनी है ये इमेज है वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड और बिहाइंड मिरर। इमेज कहां बन रही है, बिहाइंड मिरर। देखो कॉनकेव मिरर से अब तक सब इमेजेस रियल बन रही थी, वर्चुअल कब बन रही है, जब तुम्हारा फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट है, तब तुम्हारे पास में वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज आ रही है, बराबर। नाउ अगला कौन आएगा फिर, कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर की कहानी एकदम आसान है। कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा क्या होगा, हमेशा तुम्हारे पास में रियल ऑब्जेक्ट के लिए, फॉर अ रियल ऑब्जेक्ट, फॉर अ रियल ऑब्जेक्ट, यदि आपका ऑब्जेक्ट रियल है तो तुम्हारी जो इमेज बनेगी वो इमेज कैसी होगी, ऑलवेज, इमेज कैसी होगी, ऑलवेज वर्चुअल, फिर इरेक्ट होगी और छोटी होगी या बड़ी होगी, डिमिनिश्ड, छोटी होगी। क्यों, क्योंकि इसके अंदर में फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर सब मिरर के अंदर घुस गया है। तो इस तरह से इमेज यहां पर फॉर्म होगी। जैसे मान लो मैं यहां पर बना देता हूं कि ये हमारे पास में एक कॉन्वेक्स मिरर है, ये तुम्हारा F, ये तुम्हारा C। अब यहां पर तुम कहीं पर भी ऑब्जेक्ट को रख दो भैया सामने। अब ऑब्जेक्ट को सामने रखने से होगा क्या कि तुमने एक लाइट रे चलाई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अब ये जानी रिफ्लेक्शन के बाद तो ये इधर चली जाएगी, तो इसको हम पीछे पीछे मिलाएंगे तो ऐसा लगेगा कि ये फोकस से आ रही है, पर वास्तविकता में फोकस से नहीं आ रही है। और तुमने दूसरी ले ली, मान लो ये यहां पर आई तो इसके बाद ये रिफ्लेक्ट होके तो इधर से चली जाएगी, बोलो यस और नो। तो इसका मतलब ये लगेगी कहीं यहां से आ रही है, इस जगह पे दोनों को यदि मैं मिलता हुआ बना दूं तो यहां पर कहीं छोटी सी वर्चुअल, इरेक्ट, डिमिनिश्ड इमेज बनेगी। वर्चुअल का मतलब आभासी, इरेक्ट का मतलब सीधी, मतलब जैसा ऑब्जेक्ट खड़ा है वैसा है या उल्टा है, उल्टा मतलब इन्वर्टेड और इरेक्ट मतलब सीधा। क्लियर, चलो आगे बढ़ रहा हूं। अब देखो यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखे हैं, इन पर क्या है ना थ्योरेटिकल सवाल, जैसे अभी देखो अभी भी आया है, उन्होंने एक सवाल लेंस का सवाल पूछा है। तो देखो कॉनकेव मिरर रियल भी इमेज बनाता है, वर्चुअल भी बनाता है, स्मॉलर भी बनाता है, बड़ी भी बनाता है, इन्वर्टेड भी बनाता है और इरेक्ट भी बनाता है। कौन, कॉनकेव। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर की क्या होगी, वर्चुअल इमेज फॉर और रियल ऑब्जेक्ट। यहां पर ये एक बात ध्यान रखनी है कि जब ऑब्जेक्ट रियल हैं तो हमारी इमेजेस वर्चुअल हैं, हमेशा छोटी बनेगी फॉर ऑल रियल ऑब्जेक्ट्स और हमेशा इरेक्ट बनेगी फॉर ऑल रियल ऑब्जेक्ट्स। इन पे सवाल बन सकते हैं, ठीक है, यस। जैसे स्टेटमेंट में डाल देते कॉनकेव मिरर ऑलवेज फॉर्म्स रियल इमेज, नहीं, वो रियल वर्चुअल दोनों बना सकता है, यस। अगला है स्फेरिकल मिरर में कौन कौन से फॉर्मूले यूज होने वाले हैं। तो सबसे पहला कौन सा फॉर्मूला आएगा बताओ,
मिरर फॉर्मूला, सबसे पहला आएगा मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला क्या है? मिरर फॉर्मूला देखो, ये तो तुम्हें याद ही होगा, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। लेकिन तुमको भी कोचिंग में यही पढ़ाया होगा कि इसको एडजस्ट कर लो। तो 1/v बराबर ये आएगा 1/f माइनस 1/u, और जब इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये आएगा uf अपॉन u माइनस f। यही पढ़ाया होगा, ये बताया था कि नहीं? हाँ नहीं, ये क्या है ना, मैं इसको प्रेफर करता हूं, क्योंकि जनरली क्या है, जनरली वो इमेज डिस्टेंस के लिए सवाल पूछते हैं, इसलिए मैं इसको प्रेफर करता हूं। बाकी तो देखो क्या अपनी श्रद्धा है, अपनी मर्जी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला पॉइंट आता है मैग्निफिकेशन। अब मैग्निफिकेशन में क्या क्या होंगे बेटा? हाँ, मैग्निफिकेशन में m बराबर आएगा माइनस आई अपॉन ओ, सॉरी माइनस v अपॉन u। दूसरा आएगा m बराबर h आई अपॉन h o। ठीक है, इन दोनों को हम कंबाइन भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कंबाइन करके रख सकते हैं। और इसको हम कौन सा मैग्निफिकेशन बोलते हैं? ट्रांसवर्स। इसको कौन सा मैग्निफिकेशन बोलते हैं हम लोग? ये है तुम्हारा ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। दूसरा और आता है तुम्हारे पास, कौन सा? लेटरल। लेटरल देखो, सिर्फ यदि मैग्निफिकेशन ये वर्ड यूज किया है तो हम क्या करते हैं? ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन की ही बात करते हैं। दूसरा आता है लेटरल, या फिर दूसरा नाम क्या है उसका? लॉन्गिट्यूडनल। दूसरा नाम क्या है? लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन क्या होता है? हाँ बोलो। ml। हाँ, लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है? देखो, ये जो ट्रांसवर्स में हम बात कर रहे हैं, ये कैसी बात कर रहे हैं? परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये बात कैसी हो रही है? परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब यहां पर जब मैं लॉन्गिट्यूडनल, तो लॉन्गिट्यूडनल वर्ड तुमने कहीं और सुना है ट्रेस वाले उस चैप्टर में? तो ये लॉन्गिट्यूडनल वर्ड जो है ना, वो लेंथ से एसोसिएटेड है। किससे एसोसिएटेड है? तो ml को हम कहते हैं लेंथ ऑफ इमेज, लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। पता है या नहीं पता है? अब जैसे इस मैग्निफिकेशन में हमने यहां माइनस लगाया है, वैसे ही यहां पर भी क्या आता है? ये माइनस आता है। अब ml को लिखने का एक और तरीका है कि भैया माइनस dv बाई माइनस du। ये पता है क्या? और जब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये आ जाता है v स्क्वायर बाई यू स्क्वायर माइनस टाइम, क्योंकि f तो कांस्टेंट है, इसको डिफरेंशिएट करना है, बस डिफरेंशिएट करके सॉल्व करना है। यदि ऑब्जेक्ट तुम्हारा कैसा है? स्मॉलर ऑब्जेक्ट है उसके लिए। ठीक है, ऑब्जेक्ट की लेंथ क्या है? कम है। यहां पर ये कब लगाना है? जब ऑब्जेक्ट की लेंथ बड़ी है। अब इमेज, लेंथ ऑफ इमेज कैसे निकलेगी? तो लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट से निकालेंगे हम। बिल्कुल सिमिलर बात है कि हमें दो पॉइंट लेने हैं, दोनों की इमेज निकाल देनी है, तो लेंथ ऑफ इमेज आ जाएगी। कोई रॉकेट साइंस यहां पर नहीं है जिससे डरने की जरूरत हो। ठीक है, इतने फॉर्मूले हैं। इसके अलावा एक और बच गया है, वो कौन सा है? एरियल मैग्निफिकेशन। एरियल मैग्निफिकेशन क्या होता है? हाँ, एरिया ऑफ इमेज अपॉन एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, एरिया ऑफ इमेज अपॉन एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट।
निकाल सकते हैं, बस पता देखो वर्डिंग पता होना जरूरी है, बाकी कुछ है नहीं रॉकेट साइंस यहां पे। हाँ देगा नहीं, निकालना पड़ेगा एरिया, देगा गाय को। अरे भाई देखो ऐसा है, जैसे मान लो तुम्हारे पास में ये ऐसे मिरर बना दिया, ठीक है, ये यहां पर रख दिया, ये फोकस है, ये तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब मान लो तुमको एक ऐसा ऑब्जेक्ट दे दिया, ये अब ये बोल दिया कि जैसे मान लो ये फोकस है, मान लो 10 पे, ये है 20 पे, ये रखा है 15 पे, ये वाला पॉइंट है 25 पे, और हाइट दे दी तुम्हें 5 सेंटीमीटर। तब तुम एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं निकाल सकते क्या? अब तुम्हें क्या करना है, इन पॉइंट्स की इमेज निकालनी है। बट इसमें हम जनरली क्या करते हैं पता, एरियल मैग्निफिकेशन में, एरियल मैग्निफिकेशन में हम सिंपल सी बात है, जो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन आता है उसका स्क्वायर कर देते हैं। आई होप तुम्हें ये पता होगा, ठीक है। अब अगला पॉइंट देखो क्या है, ये न्यूटन्स फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है। अब इस पे हो सकता है डायरेक्ट सवाल आ जाए। डायरेक्ट सवाल कैसे पूछेगा कि मान के चलो हमने एक ऑब्जेक्ट लिया है, ये यहां पर हमारे पास में ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, कोई तो भी ऑब्जेक्ट रखा है, और मान लेते हैं मैंने इसे यहां से x1 डिस्टेंस पर रखा है। कहां से? फोकस से x1 डिस्टेंस पे रखा है, ये जरूरी है, ठीक है। अब फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में यदि तुम्हारा ऑब्जेक्ट रखा है तो जाहिर सी बात है इसकी इमेज कहीं, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, यहां पर ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, इसकी इमेज जो बनेगी वो कहां बनेगी? बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, कहीं यहां पर इसकी इमेज बन गई। और इसकी जो डिस्टेंस है फोकस से वो है तुम्हारे पास x2, वो है x2, और इसकी जो फोकल लेंथ है यदि वो f है, फोकल लेंथ कितनी है? f, तो इनमें एक रिलेशन होता है f² बराबर x1 x2, या f बराबर अंडर द रूट ऑफ x1 x2। ये सेम रिलेशन तुम्हें वहां पर काम आएगा लेंस में। अभी तक देखो इस पे सवाल पूछा नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पूछ नहीं सकते, बिल्कुल पूछ सकते हैं। एग्जामिनर के पास में इस चैप्टर में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं क्वेश्चन फ्रेमिंग के लिए, और एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन फ्रेम बड़े ही आराम से कर सकता है। आगे बढ़ रहा हूं, अगला है कॉन्वेक्स मिरर। देखो अब ये थियोरेटिकल चीजें हैं, अब इन पे क्या है ना, एग्जामिनर आजकल पूछ रहे हैं सवाल, तो हमें पता होना चाहिए। पहले हम आज से 8-10 साल पहले ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते थे, लेकिन अभी क्या एनसीईआरटी फोकस करते हुए ऐसे सवालों को पूछ रहे हैं। क्या कि देखो कॉन्वेक्स मिरर के क्या यूजेस हैं, तो रियर व्यू मिरर, जो ऑटोमोबाइल्स में, जो गाड़ियों में जो रियर व्यू मिरर होता है, ORVM जिसे कहते हैं, वो कॉन्वेक्स होता है। क्यों होता है? एसर्शन रीजन। तो भैया दो कारण है, एक तो पहला कि कॉन्वेक्स मिरर से तुम्हारी हमेशा इरेक्ट इमेज बनती है। अब तुम सोचो ना, कॉनकेव मिरर लगा दिया तो गाड़ी उल्टी दिखाई देगी, तुम्हें समझेगा कैसे? कॉन्वेक्स से हमेशा इरेक्ट बनती है, और कैसी बनती है? छोटी बनती है। छोटी इमेज होने के कारण, इमेज डिमिनिश होने के कारण फील्ड ऑफ व्यू जो है वो बड़ा हो जाता है, मतलब ज्यादा एरिया कैप्चर होता है तुम्हारा किसमें? कॉन्वेक्स मिरर में। दूसरा है कॉनकेव मिरर के क्या यूजेस हैं, तो कॉनकेव मिरर जो है वो रिफ्लेक्टर की तरह यूज होता है टेबल लैंप्स में, और भी है जैसे रिफ्लेक्टिंग टाइप एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में, जो ऑप्थेल्मोस्कोप जो डॉक्टर यूज करते हैं, यहां पर रिफ्लेक्टर की तरह सोलर हीटिंग डिवाइसेस में। हाँ वो सब जगह जहां पे आपको मतलब कि ऑब्जेक्ट के पास में तुम पहुंच जाओ तो बड़ी इमेज बनाओ, इसके लिए तुम्हें कॉनकेव मिरर चाहिए। ऑब्जेक्ट के बहुत पास में पहुंच के ऑब्जेक्ट की बड़ी इमेज देख सको, वहां पे तुम्हें कॉनकेव मिरर चाहिए। और जहां छोटी इमेज की बात आ गई वहां पे कॉन्वेक्स मिरर। अगला है इनका डिटेक्शन, डिटेक्शन ऑफ मिरर। अगेन काफी इंपॉर्टेंट छोटा सा थियोरेटिकल पॉइंट कि मिरर को डिटेक्ट कैसा करना है। तो इसके दो तरीके हैं। पहला है फिंगर टच मेथड, हाथ से टच करो उंगली से, यदि सरफेस प्लेन है तो प्लेन मिरर, बाहर निकली हुई है तो कॉन्वेक्स मिरर, और अंदर में गड्ढा जैसा दिख रहा है तो कॉनकेव मिरर। फिंगर टच मेथड तो आसान है। दूसरी है इमेज को देख के। अब इमेज कैसे देखी जाती है, तो हम ऑब्जेक्ट को
मिरर के बहुत पास में रख देते हैं। हम क्या कर देते हैं, ऑब्जेक्ट को मिरर के बहुत पास में रख देते हैं। यदि इमेज इरेक्ट है और ऑब्जेक्ट के साइज की है तो प्लेन मिरर होगा, लेकिन बड़ी बन गई तो कॉनकेव और छोटी बन गई तो कॉन्वेक्स। बस इसमें ध्यान क्या रखना है, ऑब्जेक्ट को हम मिरर के बहुत नजदीक रखने वाले हैं। ऑब्जेक्ट को मिरर के बहुत नजदीक रखने पर इमेज की साइज सेम है और सीधी तो होनी ही चाहिए। सेम है तो प्लेन मिरर, बड़ी है तो कॉनकेव मिरर, छोटी है तो कॉन्वेक्स मिरर। अगला है साइन कन्वेंशन। अब साइन कन्वेंशन की कहानी बड़ी आसान है, जैसे तुम्हारे क्वाड्रेंट सिस्टम चलते हैं वैसे ही है। क्या है कि भैया ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव, लेफ्ट में नेगेटिव, राइट में पॉजिटिव। लेकिन इन सब में हम एक ही बात यहां पर ध्यान रखते हैं कि हमारी जो लाइट रे है लेफ्ट टू राइट हम लोग ट्रेवल कराते हैं। बट आइडियली कहानी ये है, आइडियल कहानी ये है कि यदि हम डिस्टेंस को डायरेक्शन ऑफ लाइट में मेजर करते हैं तो पॉजिटिव होगा, और अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट मेजर करते हैं तो नेगेटिव होगा। इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट डिस्टेंस पॉजिटिव और अपोजिट चलेंगे तो नेगेटिव। प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव। अगला क्या है, अब देखो साइन कन्वेंशन के बेसिस पर हमारे पास यू वी एफ के कुछ साइन आ जाते हैं। काफी थियोरेटिकल पोर्शन है यहां पर जो समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। दिख रहा है ना, ये क्या है ना, थोड़ा सा ब्लर ब्लर जैसा लग रहा है मेरे को भी। एक सेकेंड, बोलो बोलो। हाँ हाँ हाँ, बस थोड़ा। यही काम की चीजें हैं। हाँ भाई, मिरर्स के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव आ जाएगी तुम्हारी। क्यों हमेशा नेगेटिव आ रही है? क्योंकि हम ऑब्जेक्ट को मिरर के हमेशा लेफ्ट में रख रहे हैं, वहीं से चला रहे हैं। इमेज डिस्टेंस, अब यदि वर्चुअल और इरेक्ट इमेज है तो तुम्हारा v पॉजिटिव आ जाएगा, और यदि रियल और इन्वर्टेड है तो माइनस। मैग्निफिकेशन में भी देखो, रियल इमेजेस के लिए माइनस आएगा, वर्चुअल के लिए प्लस आएगा। फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर तुम्हारा कॉन्वेक्स है तो पॉजिटिव आएगा। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट तुम्हारा ऐसे इधर रहेगा, ऑब्जेक्ट, और ये फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा, तो कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव होगा, कॉनकेव के लिए नेगेटिव होगा। और मैग्निफिकेशन हमने बोला नेगेटिव होगा रियल के लिए, पॉजिटिव होगा वर्चुअल के लिए। यहां पर कुछ नोट दिया है मैंने, इस नोट को जरा ध्यान से देखते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट सवाल बन सकता है तो इसको हमने एज अ रिजल्ट बना लिया है। अब देखो, हमें पता है कि कॉनकेव मिरर में बड़ी इमेज भी बनती है और छोटी भी बनती है, रियल भी बनती है और वर्चुअल भी बनती है, बराबर है। अब कहानी ये है कि यदि कोई कॉनकेव मिरर है तुम्हारे पास और n टाइम रियल इमेज बना दी, कैसी बना दी? n टाइम, तो उस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पे सवाल आता है। तो सीधा सीधा आंसर आएगा x बराबर n+1 इंटू एफ अपॉन एन, n+1 इंटू एफ अपॉन एन, पर कब? कॉनकेव और रियल है। लेकिन यदि यही वर्चुअल इमेज है तो अब आंसर आएगा n-1 इंटू एफ अपॉन एन, और लास्ट है तुम्हारा कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स में तो रियल और वर्चुअल जैसा कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं, क्योंकि वहां तो सब वर्चुअल है। तो हम सीधा सीधा रिजल्ट लिखेंगे 1 - f n इंटू एफ अपॉन एन। अब देखो यहां पर कहानी क्या है ना, यहां पर कहानी ये कि जो n है वो 1 से छोटा होगा। क्यों? छोटी इमेज बननी है, तो इसलिए 1 - n f अपॉन n है। और देखो यहां पर भी वर्चुअल इमेज तो है, लेकिन यहां पर n की जो वैल्यू है वो हमारी बड़ी आती है, क्योंकि कॉनकेव में बड़ी इमेज बनती है जब हम वर्चुअल इमेज बनाते हैं।
तो n-1 f अपॉन n डायरेक्ट रिजल्ट के तौर पे तुम्हें याद रखना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल आ सकता है। अब हम कुछ सवाल कर लेते हैं फटाफट। जैसे देखो ये पहला सवाल है, एक सेकेंड, ये नोट लिखना है तो लिख लो भाई। हाँ हो गया। एक बार फिर से देख लो, रियल में आएगा n+1 f अपॉन n, कॉनकेव वर्चुअल n-1 f अपॉन n, और कॉन्वेक्स में 1 - n f अपॉन n। सवाल क्या है, यहां पर सवाल करते हैं हम पहले बेसिक लेवल के सवाल। एक 2 सेंट, हाँ, a 2 centimeter tall object is kept in front of a concave mirror of focal length 20 centimeter at a distance of 30 centimeter in front of it। तो देखो कहानी क्या हो रही है, ये है तुम्हारा कॉनकेव मिरर, इसकी फोकल लेंथ क्या है, फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, तो ये f बराबर है यहां पर 20, तो यहां पर ये आ गया तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर जो आएगा 40 सेंटीमीटर पे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। नाउ तुमने क्या किया है, यहां पर एक 2 सेंटीमीटर लंबा ऑब्जेक्ट यहां रखा है, ये 2 सेंटीमीटर लंबा ऑब्जेक्ट कहां रखा है, तुमने रखा है 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। अब तुम्हें क्या चाहिए, डिस्टेंस ऑफ इमेज, मैग्निफिकेशन और हाइट ऑफ इमेज। अब क्या करें, तो सबसे पहले तो मैं निकालता हूं v, तो v बराबर मुझे डायरेक्टली याद है u इंटू एफ अपॉन u माइनस का f। मिरर है कॉनकेव, तो देखो लाइट रे इधर से चलेगी, ये तुम्हारा पोल है, इस डिस्टेंस को मेजर करने के लिए तुम्हें लाइट के अपोजिट चलना है, तो u आएगा नेगेटिव, तो कितना आएगा माइनस का 30, f कितना आएगा माइनस का 20 अपॉन माइनस 30 और माइनस 20, v कितना आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 600 ये हो जाएगा, ये माइनस 30 और प्लस 20 ये आएगा माइनस का 10, तो v बराबर आ गया माइनस का 60 सेंटीमीटर, अर्थात इमेज भी कहीं इधर ही जाके बनने वाली है। अब हमें चाहिए मैग्निफिकेशन, तो m बराबर आएगा माइनस का v बाई यू, तो m बराबर माइनस v कितना है -60, u कितना है -30, तो m बराबर आया -2। इसका मतलब इमेज कैसी होगी, रियल और एनलार्ज। अब क्या रह गया तुम्हें, हाइट ऑफ इमेज, तो m बराबर होता है hi अपॉन ho, तो m है -2, hi निकालना है, ho है 2, तो hi बराबर आएगा माइनस का 4। माइनस का 4 का मतलब है इमेज तुम्हारी कहीं यहां पर पीछे की साइड में, इमेज जो है तुम्हारी कहीं यहां पर पीछे की साइड में ऐसे 4 सेंटीमीटर लंबी बनेगी, और कहां बनेगी 60 सेंटीमीटर पर बनेगी मिरर से। कर सकते हैं ऐसे सवालों को बड़े ही आराम से। अगला सवाल देखो, सेम टाइप का क्वेश्चन है, बट इस बार हमने क्या किया है, कॉन्वेक्स मिरर के लिए सवाल कर रहे हैं। हाँ, तो अब क्या फर्क आ जाएगा, फोकल लेंथ पॉजिटिव आ जाएगी, तो v बराबर तुम्हारा u f अपॉन u माइनस एफ एज इट इज रहेगा। सेम सवाल है, u कितना रहेगा, q तो अभी भी -30 ही रहने वाला है, लेकिन f तुम्हारा क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो ये आएगा -30 और माइनस का 20, तो v बराबर आ जाएगा -600 डिवाइडेड बाई माइनस का 50, माइनस माइनस कैंसल, तो 12, मतलब मिरर के अंदर में 12 प्लस आया है ये। फिर क्या निकालना है, मैग्निफिकेशन, तो m बराबर माइनस v बाई यू, तो v है तुम्हारा 12 और u कितना है माइनस का 30, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 से काटोगे 4 बार, ये 10 बार, तो m बराबर आ गया 0.4, मतलब इमेज कैसी आ गई, डिमिनिश, छोटी हो गई, वर्चुअल है, प्लस आ गया है m,
अगली कहानी क्या है, m बराबर एच आई अपॉन एच ओ। m कितना है 0.4 है, एच आई और एच ओ है 2, तो एच आई बराबर आ गया 0.8 प्लस का। मतलब यदि तुम इसे डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हो तो कैसा होगा कहानी, ये तुम्हारा फोकस, ये तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस है 20 पे, ये 40 पे, ऑब्जेक्ट इधर रखा है यहां पर 2 सेंटीमीटर लंबा ऑब्जेक्ट है, कितनी दूरी पर है 30 पर। तो तुम्हारी जो इमेज बनने वाली है 12 सेंटीमीटर मतलब फोकस से पहले बन जाएगी और 0.8 सेंटीमीटर हाइट की बनेगी, ये 12 है। आराम से कर सकते हैं, चलो। अरे ये नोट दोबारा आ गया, कोई बात नहीं। हाँ भाई, अब देखो, अब ये है एमसीक्यू टाइप के सवाल। सवाल क्या है पढ़ो। A concave mirror has a focal length of 20 centimeter. Find the position of an object for which the real image is formed double of the object size. अब ये सवाल तुम्हारे डायरेक्ट हो जाएंगे यदि तुम्हें रिजल्ट याद है। रियल है क्या, कॉनकेव मिरर है और रियल है, तो ये आएगा n+1 इंटू एफ अपॉन एन। एन कितना है, डबल मतलब 2 प्लस 1, फोकल लेंथ 20 अपॉन 2। तो देखो काटोगे 10 और ये 3 इंटू 10 मतलब आंसर आ गया 30। अब ये रिजल्ट याद है तो डायरेक्ट हो जाएगा, नहीं तो तुम खेलते बैठो वहां से। m रियल है, डबल है, तो m बराबर मैं -2 लूंगा, फिर m बराबर मैं लिखूंगा -v/u, फिर इस v को क्या लिखूंगा यहां से। भाई देखो m पता है, u अननोन है, v अननोन है तुम्हारा, तो फिर v बराबर तुम लिखोगे u इंटू एफ अपॉन u माइनस एफ। इतना सब लंबा चौड़ा करोगे, रिजल्ट याद है, बात खत्म। कॉम्पिटिटिव नीट है तुम्हारी, यही वाले बैठते निकालते हैं वो, क्योंकि उनके पास टाइम होता है। अगला सवाल देखो ये। अब देखो इस तरह के सवाल भी बनते हैं। क्या सवाल है देखो, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15। u तुम्हें पता लग गया -40 और f तुम्हें पता लग गया -15, तो तुम v तो निकाल सकते हो। अब सवाल क्या है, इफ द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द मिरर। अब ये क्या होते हैं, ये सिर्फ तुम्हारा पेशेंस चेक करते हैं। और फिर क्या पूछा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इमेज। भैया ये सवाल तुम्हें 2 बार सॉल्व करना और कुछ नहीं। कैसे, जैसे मान लो यहां पर तुम पहले एक डायग्राम के तौर पे ऐसे बना लिया, ये तुम्हारा मान लेते हैं यहां पर फोकस है, यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ऑब्जेक्ट कहां रखा है देख लेते हैं। देखो फोकस है 15 पे, तो ये हो गई 15, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां पे आ जाएगा 30, और यहां पर तुम्हारा कहीं रखा है ऑब्जेक्ट, और ये है तुम्हारी 40 सेंटीमीटर पहले से, पहली कंडीशन। तो अब इमेज कहां बनेगी, तो तुम बोलोगे v बराबर का uf अपॉन u माइनस एफ से तुम इमेज की डिस्टेंस निकाल सकते हो। तो कितनी आएगी, v बराबर u है तुम्हारा -40, f है तुम्हारा -15, -40 माइनस माइनस +15 कर दो, तो v बराबर ऊपर आएगा 40 इंटू 15। कई बार है ना, न काटना ज्यादा फायदे का सौदा होता है, और ये हो गया -25। अब देखो इसको मैं कैंसिल आउट करता हूं, तो 5 बार तो ये कटेगा, तो ये 3 बार, और 5 से काटोगे तो 8 बार, 8 तिया 24, v बराबर आ गया -24 पहले केस में। पहले केस में v बराबर क्या आ गया -24, मतलब यहां पर तुम्हारा आ गया I1। अब तुमने क्या किया, अब तुमने ये किया है कि ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 20 टुवर्ड्स द मिरर। इस वर्ड पे ध्यान देना, इसका मतलब अब 20, देखो ये पहले 40 है, मतलब तुम्हारा ऑब्जेक्ट कहां आ गया, अब कहीं ऑब्जेक्ट तुम्हारा O2 यहां आ गया, कितने पर 20 पर। बस सवाल 2 बार करना है, बस ये क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है। तो v बराबर फिर से आएगा uf अपॉन u माइनस एफ। u कितना इस बार -20, f अभी भी -15, नीचे आएगा -20 माइनस माइनस +15। बोलो v कितना आ गया,
ऊपर माइनस माइनस प्लस, तो 20 इंटू 15 रहने देता हूं, नीचे क्या आएगा माइनस का 5, 5 से काटोगे 3, तो आंसर आया माइनस का 60 सेंटीमीटर। तो अब सवाल में क्या है, अब देखो एक 24 का, देखो ये भी आंसर ऑप्शन में दिया है, ये 60 आया, ये भी आंसर में दिया है, और दो 36 वाले आंसर दिए हैं। तो अब देखो, अब जो नई इमेज बनी है वो 60 पे बनी है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा भैया, डेल्टा वी, तो 60 माइनस 24, तो आंसर आया 36। तो सही आंसर तो 36 है, लेकिन ऑप्शन टुवर्ड्स द मिरर या अवे फ्रॉम द मिरर, अवे फ्रॉम द मिरर, तो सही आंसर ये आएगा। ये पीवाईक्यू ही है। लाइट गई लगता है। हाँ भाई, अब देखो ये मैच दी कॉलम का सवाल है। लाइट क्या झुक 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 कर रही है। कॉलम 1 और कॉलम 2 का डेटा मैं लिख देता हूं। कॉलम 1 में लिखा है ए बी सी डी, एम बराबर -2, एम बराबर -½ एम बराबर +2 और एम बराबर प्लस का हाफ। और कॉलम 2 में लिखा है पी क्यू आर एस, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। इसका कुछ तो भी सेटिंग देखना पड़ेगा, ये कैप्चर नहीं कर पा रहा है वाइट बैकग्राउंड को। चलो तो बताओ क्या होगा। अब देखो ए को मैच करो, पी एस आर एस क्यू आर पी आर, ए को मैच कर लो, काम हो जाएगा, क्योंकि ए में सारे ऑप्शन अलग है। तो एम बराबर दिया है -2, माइनस है मतलब इमेज कैसी होगी, रियल, तो रियल होगी, मतलब ये आ गया रियल। और किससे बनी होगी ये, कॉनकेव से, मतलब क्यू आर। तो क्यू और आर यदि ए में मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 में हमें क्यू और आर दोनों दिख रहे हैं। अब देखो एक के साथ दो दो मैचिंग है यहां पे, तो मैच दी कॉलम के सवाल कुछ नहीं होते, 4 सवाल होते हैं बस, जिन्हें तुम्हें एक सवाल के टाइम में कंप्लीट करना है। और यहां से आगे हम लोग पहुंच गए हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब देखो, क्योंकि हम बोल चुके हैं पहले ही कि 2 पार्ट में कवर होगा। पहला पार्ट है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, पूरा कंप्लीट। अगला जो है रिफ्रैक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस, सिर्फ प्लेन सरफेस वाला पोर्शन पार्ट 1 में है। पार्ट 2 में तुम्हारा रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व्ड सरफेस, दैट इज लेंसेस और सारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, वो पार्ट 2 में होंगे। ठीक है, तो अभी पहले हम इसको कंप्लीट करते हैं। रिफ्रैक्शन फ्रॉम द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है कि यदि तुम्हारे पास में मान लेते हैं 2 ट्रांसपेरेंट मीडियम है, मीडियम 1 और मीडियम 2, और मान लेते हैं ये मैंने यहां पर नॉर्मल ड्रॉ किया, कोई लाइट रे ऐसे आ रही थी, तो वो ऐसे ही जा सकती थी लेकिन जा नहीं पाती है। वो क्या होता है, उसके साथ में या तो वो इधर मुड़ जाएगी या फिर वो इधर मुड़ जाएगी, दोनों में से कहीं ना कहीं जाएगी, आइदर टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इट टोटली डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ द लाइट। यदि लाइट की स्पीड इंक्रीज हो जाती है तो अवे फ्रॉम द मिरर, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इफ v इंक्रीजेस तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और v डिक्रीजेस तो टुवर्ड्स द नॉर्मल। और स्पीड किस बात पर निर्भर करेगी, तो ये जो v है वो डिपेंड्स ऑन मीडियम, जिस मीडियम में अब लाइट ट्रेवल कर रही है वो मीडियम कैसा है। तो जो मीडियम है उसको हम डिफाइन करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बेसिस पर, बराबर। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा वो मीडियम कैसा होगा, डेंसर या रेयरर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा मतलब मीडियम डेंसर होगा, और यदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो रेयरर होगा। इतना क्लियर है। नेक्स्ट चीज, यहां पर फ्रीक्वेंसी यदि f है तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। यहां स्पीड v1 है तो यहां स्पीड v2 ही होगी, स्पीड चेंजेज। और यदि स्पीड चेंज हो रही है तो वेवलेंथ चेंज होगी। बेसिक चीजें हैं।
हाँ, अब यदि मान लो ये हमारा रेयरर है और रेयरर से डेंसर गए तो क्या होगा, लाइट रे किधर मुड़ेगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल। लेकिन यदि उल्टा कर दिया कि ऊपर डेंसर है और डेंसर से रेयरर में गए तो क्या होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। 9th-10th में पढ़ा देते हैं, ये सब बेसिक बातें हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूं तो होता है पर उसको डिफाइन कैसे करते हैं, डिफाइन कैसे करते हैं, यही तो सवाल है। स्पीड से डिफाइन करते हैं। अच्छा, तो स्पीड से कैसे डिफाइन करते हैं, म्यू बराबर होता है c/v, मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो यहां से जो तुम्हें म्यू मिलता है ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलता है। क्या मिलता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो एयर के रिस्पेक्ट में या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में मेजर किया जाता है। बराबर। अगली चीज जो इसमें आती है वो आती है 1μ2 लिखा है, तो इसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, या 1μ2 बराबर आएगा एयर के रिस्पेक्ट में 2 का अपॉन एयर के रिस्पेक्ट में 1 का। इन दोनों का जो रेशो है 1μ2। आई होप ये तुम्हें बेसिक चीजें पता है ना। अब देखो एब्सोल्यूट को तुमने लिखा c/v, तो इसका मतलब तुम यहां पर क्या लिखोगे, इसकी जगह पे, इसकी जगह पे लिखोगे c/v2 अपॉन c/v1। सॉल्व कर लोगे तो क्या आ जाएगा, v1 अपॉन v2। तो 1μ2 विल बी इक्वल टू μ2 अपॉन μ1 एंड विल बी इक्वल टू v1 अपॉन v2। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड एक दूसरे के क्या हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। इधर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। छोटी छोटी बातें हैं पर यही कब लंबी बन जाती है पता नहीं चलता है ना। अरे कॉमन सेंस इज समथिंग विच इज नॉट कॉमन। इतनी सारी स्लाइड काहे को छोड़ रखी है मैंने, कुछ छूट तो नहीं गया। अच्छा ये छूट गया है वेवलेंथ के साथ में रिलेशन। मैं तभी सोचूं इतनी स्लाइड खाली क्यों है। तो वेवलेंथ के साथ में रिलेशन कैसे आएगा, तो ध्यान रखो v बराबर क्या होता है, एन लैम्बडा। तुम्हें यदि पता है तो यहां पर n तुम्हारी फ्रीक्वेंसी है, लैम्बडा वेवलेंथ, v स्पीड है। तो इसको यदि मैं लिखूंगा तो क्या आ जाएगा, n बराबर आएगा v बाई लैम्बडा। अब हमारी कहानी क्लियर है और वो कहानी ये है कि भैया दो मीडियम में फ्रीक्वेंसी क्या रहती है, सेम। अर्थात v1 अपॉन लैम्बडा 1 बराबर आएगा v2 अपॉन लैम्बडा 2, या फिर मैं लिख सकता हूं v1 अपॉन v2 विल बी इक्वल टू लैम्बडा 1 अपॉन लैम्बडा 2। तो v जो है वो यहां पर प्रोपोर्शनल है लैम्बडा के और v इनवर्सली प्रोपोर्शनल था म्यू के। मतलब कहानी इतनी सी आएगी कि μ2 अपॉन μ1 बराबर v1 अपॉन v2 बराबर लैम्बडा 1 अपॉन लैम्बडा 2। आई होप क्लियर है ये सारी चीजें। छोटे छोटे सवाल हैं, कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। नाउ डिपेंडेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस किन चीजों पर डिपेंड करता है, किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। पहला, पेयर ऑफ मीडियम। कैसे, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर कितना आता है, 3/2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर कितना आता है, 4/3। ये दो स्टैंडर्ड तुम्हें याद होने चाहिए। अब यदि मैं यहां पर बात करूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो ये कितना आएगा,
म्यू ऑफ ग्लास अपॉन म्यू ऑफ वाटर। तो ग्लास का कितना 3/2, वाटर का कितना 4/3, मतलब कितना आ गया। अब ऑप्शन में एक 8/9 होगा, एक 9/8 होगा, जाहिर सी बात है। दूसरा है वेवलेंथ ऑफ लाइट। वेवलेंथ ऑफ लाइट के लिए कॉची का रिलेशन होता है जो कहता है म्यू बराबर a प्लस बी बाई लैम्बडा स्क्वायर प्लस सी बाई लैम्बडा टू द पावर 4। ABC कांस्टेंट है, इसकी जरूरत नहीं है तुम्हें याद रखने की, बट स्टेट यदि आया तो ये बहुत आसान सा है, कोई नया नहीं है। तीसरी चीज है टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसी के बेसिस पर हम वो मिराज का फिनोमिना एक्सप्लेन करते हैं। टेम्परेचर बढ़ेगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा मतलब मीडियम तुम्हारा रेयरर बनेगा, ठीक है। अगला है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। अब लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी वैसे ही है जैसे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए हमने कहानी कराई थी। पहला तो वही नियम है, क्या, इन एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, नॉर्मल, सब एक ही प्लेन में। एंगल इंसिडेंट लाइट रे, रिफ्रैक्टेड लाइट रे और नॉर्मल सब एक ही प्लेन में रहते हैं। ये तो पहला नियम है, हर कोई जानता है। दूसरा नियम है यहां पर स्नेल्स लॉ। अब देखो स्नेल्स लॉ के लिए हम सिंपल सी चीजें हैं, देखो एक ऐसे मैं बनाता हूं, ये है हमारा मीडियम 1, ये है तुम्हारा मीडियम 2, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1, इसका है μ2। मान लेते हैं एक लाइट रे आई यहां पर, ये है तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसे, और लाइट रे मान लेते हैं यहां पर बैंड हो गई ऐसे, और ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन r। तो मेरा तरीका जो है याद रखने का वो सिंपल है, μ1 इंटू साइन आई बराबर μ2 इंटू साइन r। तो मैं शायद 1 μ2 बराबर कुछ पढ़ाया होगा, पर इससे आसानी क्यों रहती है, μ1 देखो यहीं पर मैं μ1 ले रहा हूं, यहीं पर एंगल लिया है, μ2 मैंने यहां लिया है, यहीं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन लिया है। तो इससे क्या है, थोड़ा सा आसानी रहती है, याद रखने में भी गड़बड़ी होने की संभावना थोड़ी सी कम रहती है। यस। अगला है रिफ्रैक्शन के एग्जाम्पल। 9th क्लास में पढ़े होंगे तुमने, एक बाल्टी में पानी रख दिया भर के, उसमें पेंसिल डुबो दी या स्ट्रेट रोड, तो वो टेढ़ी दिखाई देती है। गहरा पानी जो है, स्विमिंग पूल की गहराई, वास्तविक गहराई ज्यादा होती है, लेकिन जब हम उतरते हैं, जब हम देखते हैं तो वो कम गहरा दिखाई देता है ना। यस। तो वही बेसिक बेसिक से एग्जाम्पल है। सिक्का रख दोगे तो वो ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। सन जो है वो हमें एक्चुअल सनराइज से पहले दिखाई देता है। फिर जो तारे हैं वो ट्विंकलिंग होती है उनकी, चमचमाते रहते हैं उनकी, और दूसरा क्या होता है, उनकी जो अपरेंट हाइट है वो बदली हुई दिखाई देती है। वो सारे एग्जाम्पल हमने 9th में पढ़े हुए, वही एग्जाम्पल है, कुछ नया नहीं है। अब देखो यहां पर एक बेसिक लेवल का सवाल है, और ये बेसिक लेवल का सवाल पूछा जा चुका है। इंटरेस्टिंग बात तो यही है कि पीवाई क्यों है। An electromagnetic radiation of frequency and wavelength lambda traveling with velocity v in air enters in a glass slab of refractive index mu। फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और वेलोसिटी में क्या फर्क पड़ेगा, तो फ्रीक्वेंसी तो सेम रहेगी, मतलब ये और ये तो आंसर हो ही नहीं सकते। हाँ, वेवलेंथ और वेलोसिटी में क्या फर्क पड़ेगा, दोनों को म्यू से डिवाइड कर देंगे तो आंसर कौन सा आएगा, 3। दैट्स इट। अगला सवाल देखो, light travels through a glass plate of thickness t and refractive index mu. If c is the speed of light in vacuum, the time taken by light to travel this thickness। तो टाइम चाहिए, तो टाइम क्या आएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब डिस्टेंस कितनी है यहां पर, t, तो मैं इस t को हटा के यहां टाइम लिख देता हूं, नहीं तो लफड़ा हो जाएगा। और v कितना आएगा, c बाई म्यू, ये आ गया म्यू टी बाई
कहाँ है? तो सब एक जैसे दिख रहे हैं, बस जल्दबाजी में कौन सा ऊपर नीचे हो गया ना पता भी नहीं चलेगा। बहुतों के साथ में यही होता है भाई। अगला देखो, सवाल क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट वेव इन अ मटेरियल इज 2 × 10⁻14 हर्ट्ज और वेवलेंथ है 5000। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल। अब फ्रीक्वेंसी और इससे कैसे निकालेंगे भाई? देखो, तो फ्रीक्वेंसी तो दोनों मीडियम के लिए क्या रहेगी? कांस्टेंट। तो n1 बराबर तो n2 होगा दोनों बार, बराबर, चाहे एयर में हो लाइट या कहीं पे भी हो। अब यहां पर क्या हो रहा है? वेवलेंथ दे रखा है, तो वेवलेंथ से मुझे क्या मिल सकती है? वेवलेंथ से v बराबर n लैम्बडा। तो v बराबर n कितना है? 2 × 10⁻14 और 5000 और एंगस्ट्रॉम है, मतलब 10⁻−10। तो यहां से क्या हो जाएगा? ये 10 जीरो से इसको निपटा दो तो कितना हो जाएगा? 4। तो 5 गुना कितना आ गया? 10 × 10⁻7, मतलब 1 × 10⁻, आ गया 8। अब कहानी क्या है? अब हमें एक चीज पता है, क्या? v बराबर क्या होता है? c बाई म्यू। तो c है 3, तो यहां से म्यू कितना आएगा फिर? c बाई v। तो 3 × 10⁸ अपॉन 1 × 10⁸, आंसर इज 3। बेसिक है, और यही बेसिक सवाल नहीं होते। एक बात ध्यान रखो, मेरा टारगेट है कि तुम्हारे 35+ सवाल सही कराने हैं। आई एम नॉट टारगेटिंग फॉर 45 क्वेश्चन, सिंपल सी बात है। और पेपर यदि बहुत डिफिकल्ट आया तब भी तुम्हारे 30+ सवाल सही होंगे कम से कम। और 30+ सवाल यदि तुम सही कर रहे हो तो 30 × 4 कर लो, तुम्हारे 120 नंबर तो बनने ही बनने भाई। और यही हमारा टारगेट है। हम कौन से 180 के लिए बैठे हैं? अब देखो, ये एक सवाल, अब ये सवाल 9th क्लास में आता है। ये ऐसा है कि ये एक बर्तन है, बर्तन में पानी भरा है, और पानी भरा है तो बर्तन के साथ में क्या दिया है कि ये 4 सेंटीमीटर गहराई पे यहां पर रखा है एक सिक्का। जो लाइट रे है वो यहां से ऐसे जाती है और इसके बाद यहां पर ऐसे निकल जाती है, जबकि यहां पर ये वाली जो दूरी है वो कितनी दे रखी है? 3 सेंटीमीटर। पता है ये 3 क्यों दे रखी है? ताकि तुम्हें ये पता लग जाए कि ये वाली दूरी 5 सेंटीमीटर है। सवाल क्या है? A small coin is resting on the bottom of a beaker filled with a liquid. A ray of light from the coin travels up to the surface of the liquid and moves along its surface. How fast is the light traveling? लाइट कितनी फास्ट ट्रेवल कर रही है? लाइट की स्पीड बतानी है। कैसे बताओ, कैसे बता सकते हैं लाइट की स्पीड? देखो, लाइट की स्पीड यदि मुझे बतानी है तो मैं तो एक ही चीज समझ में आ रही है कि भैया देखो, v बराबर c बाई म्यू आ जाए, यही आ सकता है। अब म्यू कहां से लाऊं, ये दूसरा सवाल है। तो देखो, इस डायग्राम को यदि मैं ध्यान से देखूं तो क्या मैं ये काम कर सकता हूं कि यहां पर यदि मैं नॉर्मल बना दूं, देखो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई आ जाएगा और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाएगा क्या? तो यहां पर म्यू आ जाएगा और यहां पर 1 आ जाएगा क्या? मतलब μ1 × sin i विल बी इक्वल टू μ2 × sin r। तो यहां पर इंटरेस्टिंग बात देखो, ये तो म्यू आएगा, sin i मुझे ढूंढना पड़ेगा μ2 ये कितना आएगा? 1, और sin r कितना आएगा? sin 90। सवाल किसका रह गया? बस i। अब इसको यदि तुम ध्यान से देखो तो ये क्या है? एक राइट एंगल ट्राइंगल है ये, है ना? अब यहां पर तुम्हें इंटरेस्टिंग बात देखो, आई निकालने की जरूरत ही नहीं है। यदि तुम ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होगा क्या? ये वाली साइड है 4, ये वाली साइड है 3 और ये वाली साइड है 5। तो यदि ये तुम्हारा थीटा है, ये 90 है, यहां पर फोकस करो कि भैया ये आई है तो ये थीटा भी आई होगा क्या? अब ये 90 है तो ये तुम्हारा हाइपोटेन्यूस, ये एंगल के सामने क्या होगा? परपेंडिकुलर, और ये क्या होगा? बेस। तो
साइन आई क्या बनेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना आएगा, ये आएगा 3/5। बस अरे कैसे भी कर लो, ये 3 को इधर ले लो, ये 4 इधर ले लो, मतलब तुम ऐसे बना लो तो ये थीटा हो जाएगा, ये तुम्हारा 4, ये तो 5 है ही, ये 3 आ जाएगा तो 3/5। वो तो जे मन में आए, तो बोलो क्या हो जाएगा। यहां पर हमारा यहां चल रहा था तो म्यू निकालना है, साइन आई तुम्हारे पास सीधा आ गया 3/5 बराबर 1 इंटू साइन 91, तो म्यू कितना आ गया तुम्हारे पास 5/3, इसलिए ये दिया था। आई बात समझ में। तो v बराबर कितना आएगा, c है 3 इंटू 10⁸ अपॉन म्यू कितना है 5/3, तो 3 ऊपर चला गया, मतलब कितना आएगा 9/5 इंटू 10⁸। तो 5 से डिवाइड कर लो, कितना आ जाएगा 1.8 इंटू 10⁸, ऑप्शन नंबर 4। अच्छा, क्या ये सवाल में ये भी पूछ सकता है इस लाइट को यहां से निकल के यहां तक आने में कितना टाइम लगेगा, बिल्कुल पूछ सकता है, और हम निकाल भी सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो टाइम बराबर आएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस आएगी 5 सेंटीमीटर और स्पीड कितनी आई थी अभी 1.8 इंटू 10⁸। सॉल्व कर लो, टाइम भी मिल जाएगा। अगला है रिफ्रैक्शन ऑन प्लेन सरफेस। पीपीटी में कुछ गड़बड़ी हो गई क्या, रिफ्रैक्शन ऑन प्लेन सरफेस, ये तो हम यही तो कर रहे हैं हम लोग। नहीं 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 नहीं, ये वो है ऐसा, नहीं नहीं नहीं, वो पक्षी वाला। कि मान लेते हैं यहां पर रेयरर मीडियम है और यहां पर है तुम्हारा डेंसर मीडियम। मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट तुम्हारा है यहां पर h गहराई में, ऑब्जेक्ट, तो जो इसकी इमेज बनेगी ये है I, कहां बनेगी, मतलब सॉरी मैं क्या कर दिया यार, यहां पर है तुम्हारा एक ऑब्जर्वर, तो ये है तुम्हारा ऑब्जेक्ट। यदि ऑब्जर्वर तुम्हारा रेयरर मीडियम में है और ऑब्जेक्ट तुम्हारा डेंसर मीडियम में है, तो जो अपरेंट डेप्थ आएगी, तो इसकी जो इमेज बनेगी वो कहां बनेगी, कहीं यहां बनेगी I, बराबर है। तो ये जो इमेज बनेगी वो कितने पर बनेगी, तो अपरेंट डेप्थ जो आएगी वो कितनी आएगी, रियल अपॉन म्यू। कब, जब ऑब्जर्वर तुम्हारा रेयरर मीडियम में है और ऑब्जेक्ट तुम्हारा डेंसर मीडियम में है। लेकिन यही कहानी में परिवर्तन हो जाएगा, कैसे कि देखो ये तुम्हारा है रेयरर अभी भी और ये है तुम्हारा डेंसर अभी भी। अब मैं ये कहानी में बोल रहा हूं कि यहां है तुम्हारा ऑब्जेक्ट और यहां पर है तुम्हारी ऑब्जर्वर, है ना। ये कौन है, ऑब्जर्वर। तो यदि ऑब्जर्वर तुम्हारा डेंसर मीडियम में है और ऑब्जेक्ट तुम्हारा रेयरर मीडियम में है, तो अब जो इसकी इमेज बनेगी वो यहां बनेगी दूर, मतलब यहां हम लिखेंगे अपरेंट हाइट म्यू इनटू रियल। बेसिक है ये, यस। अब इसके बाद एक चीज और बची है इसमें, कौन, वो स्लैब। हाँ वही लेटरल, वही उसी को स्लैब बोलते हैं। अब देखो मैंने हेडिंग दोबारा डाली है यहां पर, लेकिन मैं इसको पहले ही कवर कर चुका हूं। क्या, ऑब्जेक्ट डेंसर में है और व्यूड फ्रॉम रेयरर मीडियम कितना आया था h अपॉन म्यू, बराबर। ऑब्जेक्ट डेंसर में रेयरर से देखा, ऑब्जेक्ट रेयरर में है और डेंसर से देख रहा हूं, तो अब क्या आ जाएगा म्यू h। ये है वो स्लैब वाला, रिफ्रैक्शन थ्रू पैरेलल स्लैब या लेटरल शिफ्ट हम इसे कहते हैं। हमारे पास में कहानी क्या है कि हमारे पास में एक टी थिकनेस का क्या है
स्लैब है, टी थिकनेस का क्या है, एक स्लैब है, इसकी थिकनेस है यहां पर टी। मान लेते हैं हमने यहां पर बनाया है एक नॉर्मल। अब एक लाइट रे जो है वो यहां से आई एंगल ऑफ इंसिडेंस आई पे, तो जाना तो उसे ऐसे चाहिए था, लेकिन क्या हो जाएगा, वो मुड़ेगी, तो मुड़ के कहीं यहां पे आ गई। अब यहां से फिर बाहर निकलेगी, अर्थात यहां पर फिर से हमारे पास रिफ्रैक्शन होगा। और अब जो रिफ्रैक्शन होगा इसमें कहानी क्या बन जाएगी, ये जो लाइट रे वापस से जब रिफ्रैक्ट होगी तो इस बार क्या होगा, इट विल बिकम पैरेलल टू दिस लाइन। बराबर है क्या, कुछ कुछ याद आ रहा है ऐसा? तो हम क्या कह रहे हैं, ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1, तो ये भी होगा R1, और ये तुम्हारा लास्ट में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यहां पर ये जो मोटाई है, मतलब लाइट रे अपने पाथ से कितनी शिफ्ट हुई है, ये आएगा T sin I माइनस R1 अपॉन कॉस R1। इसके लिए R1 तुम्हें पहले निकालना पड़ता है, इसको ध्यान रखना, 1 इंटू साइन आई बराबर म्यू इंटू साइन R1। तो इस प्रकार से पहले R1 निकलेगा और फिर इस फॉर्मूले में तुम रखोगे तो लेटरल शिफ्ट निकलेगा। अब इसका सवाल मैं नहीं करवा रहा हूं, लेकिन सवाल देखता हूं है कि नहीं है, बट इसमें कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा होती है, सवाल आसान होता है। सवाल आसान है लेकिन कैलकुलेशन ज्यादा है। लो है सवाल, कौन सा टाइप का सवाल है ये पता नहीं, पहले देखना पड़ेगा। बोलो। हाँ, अरे ये ऐसे ही रखा है MI, इसकी जरूरत नहीं है। हाँ हाँ, क्या हुआ? हम्म, नहीं वो अब कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, वो चीज तो कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, सिंपल। भाई कितना सर का वो तुम्हें ज्योमेट्री से ही निकालना पड़ेगा। चलो यहां पर क्या है, एन एयर बबल इन अ ग्लास स्लैब इज 5 सेंटीमीटर डीप व्हेन व्यूड फ्रॉम वन फेस एंड 2 सेंटीमीटर डीप व्हेन व्यूड फ्रॉम द अपोजिट फेस। ये बहुत प्यारा सवाल है। क्या सवाल होता है पता है इसमें, जैसे ये ग्लास का स्लैब बना देते हैं और यहां पर कहीं हमारा क्या है, एयर का बबल है, म्यू बराबर है तुम्हारा 1.5। इसकी कहानी क्या है, ये कह रहा है कि जब एक फेस से देखो तो 5, मतलब मैं जब यहां से देख रहा हूं तो ये कितना दिखाई दे रहा है, 5 सेंटीमीटर दिखाई दे रहा है। और जब मैं इसको इधर से आके देख रहा हूं तो अब कितना है, 2 है। तो सवाल ये है कि इसकी थिकनेस कितनी है। तो देखो 5 और 2 7, टोटल 7 है। 7 से बड़ी आएगी या छोटी आएगी, दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। क्यों बड़ी आएगी, बराबर। क्यों, क्योंकि तुम रेयरर से देख रहे हो ना, तुम देख रहे हो और ऑब्जेक्ट कहां है, तो एक्चुअली में उसकी ये जो है वो अपरेंट हाइट है ना। भाई देखो, जब रेयरर से तुम देख रहे हो और ऑब्जेक्ट डेंसर में है तो तुम्हारा अपरेंट हाइट क्या आया था, अपरेंट आया था रियल अपॉन म्यू। मतलब रियल जो आएगी क्या वो अपरेंट इनटू म्यू आएगी। मतलब देखो अपीयर्स लिखा है, मतलब वो दिखाई दे रही है, एक्चुअली नहीं है, तो मतलब वो तो अपरेंट है। तो अपरेंट तुम्हारी पहली बार इधर से 5, दूसरी बार इधर से देखा तब 2, तो देखो तुम दोनों ही बार बाहर से रहे हो, तो अपरेंट कितनी हो गई 7 और म्यू कितना हो गया 3/21/2, 10.5। ये PYQ है। अब देखो हर जगह पे अलग अलग तरीका होता है सिखाने का। अब वो तो
कह नहीं सकते ना। अब क्या होता है देखो, साथ मैं वही बोल रहा हूँ ना, फर्क किस चीज का है कि तुमने पहले जो पढ़ा है और अब जो मैं पढ़ा रहा हूँ काफी चीजें मैच कर रही होंगी। हाँ, पर कुछ पॉइंट जरूर ऐसे होंगे जहां पर हमारा मिसमैचिंग होगा, क्योंकि अब टीचर सेम नहीं है ना, टीचर बदल गया ना, ये फर्क तो पड़ने वाला है। अगला देखो क्या है, क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल क्या होता है? जब लाइट रे डेंसर से रियरर में जाती है। भाई देखो, कहानी ये है कि यदि यहां पर है तुम्हारा डेंसर मीडियम, यहां पर है तुम्हारा रेयरर मीडियम, और एक लाइट रे यदि तुम्हारी डेंसर है ये वाला मीडियम और डेंसर से जा रही है रेयरर में, तो क्या होगा? मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। लेकिन यदि यही एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है इसको यदि मैं बढ़ा दूं, एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या कर दूं? बढ़ा दूं, तो एक सिचुएशन ऐसे आएगी, देखो यहां पर लाइट रे क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर। क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर। किसके? नॉर्मल के। या कहो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा 90 डिग्री। या फिर मैं कह सकता हूं लाइट रे बिकम्स पैरेलल टू द इंटरफेस ऑफ टू मीडिया। तो इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को कहा जाता है क्रिटिकल एंगल। तो कहानी क्या बनेगी? तो म्यू इंटू साइन आई सी बराबर 1 इंटू साइन 90। तो यहां से देखो आई सी बराबर आएगा साइन इनवर्स 1 बाई म्यू बराबर, ये क्या हो गया? क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल। और अब इसके आगे की जो कहानी है वो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसके आगे की जो कहानी है वो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। वो क्या कह रही है कि यदि तुम्हारी लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रही है, ऊपर है मेरे पास रेयरर और नीचे है हमारे पास डेंसर, और यदि तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस ये आई जो है यदि ग्रेटर देन आई सी है, ग्रेटर देन क्या है? आई सी, तो लाइट रे क्या होगा? सेम मीडियम में वापस से रिफ्लेक्ट कर जाएगी। इसी को क्या कहते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR। तो TIR की कहानी में आई क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन IC होना चाहिए। क्या इक्वल टू होगा तो चलेगा क्या? नहीं। इक्वल टू मतलब क्रिटिकल कंडीशन जहां पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री बन जाएगा बराबर। तो ये छोटे छोटे वर्डिंग है। अब देखो इसमें कंडीशन क्या है, वर्डिंग पे ध्यान दो। देखो यही इसी तरह के पॉइंट आते हैं थ्योरेटिकल सवालों में। इंसिडेंट लाइट शुड बी इन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। हाँ लगभग, थोड़ा कम है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम शुड बी ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल फॉर द गिवन मीडिया या गिवन पेयर ऑफ मीडिया। इसके एग्जाम्पल क्या है? मिराज। देखो ये तो वो रेगिस्तान वाला है, वो पेड़ की छाया, वहां पानी दिखाई देता है। ये कोल्ड कंट्रीज में जो मिराज होता है उसे लूमिंग कहते हैं, ठीक है। यहां पर क्या होता है पता है? रेनबो हट गया है सिलेबस में से, एनसीईआरटी ने हटा दिया है रेनबो को। हमने अभी पढ़ाना बंद कर दिया, पहले पढ़ाते थे हम। तो मिराज ऑफ कोल्ड कंट्री और लूमिंग, लूमिंग में पता क्या होता है? जहाज जो है ना वो उल्टे दिखाई देते हैं। ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, डायमंड जो चमकता है, टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, ऑप्टिकल फाइबर, और रेडियस ऑफ सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। इसका तो तुम्हें फॉर्मूला याद होगा डायरेक्टली, R बराबर H अपॉन अंडर द रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस 1। भाई देखो ये रेडियस ऑफ सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, यहां पर यदि कोई लाइट सोर्स लगाया है, देखो यहां यदि कोई लाइट सोर्स लगाया है तो लाइट जो है वो इतने ही सेगमेंट में से ऐसे पास ऐसे होती है, ऐसा कोनिकल ये बनता है। तो ये इसकी रेडियस जितने पार्ट को इल्यूमिनेट कर रहे हैं, और ये है वो गहराई जहां पर आपका लाइट सोर्स रखा है।
ठीक है, तो r बराबर h अपॉन अंडर द रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस 1। डायरेक्ट आया तो सवाल डायरेक्ट आ जाएगा, और नहीं आया तो छोड़ देंगे, क्या दिक्कत है, जब आया ही नहीं तो करेंगे क्या। ठीक है, बहुत बड़ा चैप्टर है ये, मतलब कि एक लेक्चर में कवर कर पाना लगभग मुश्किल है इसको। हाँ भाई, ये सवाल है, बताओ क्या आएगा, ये PYQ है। विच सेट ऑफ कलर्स विल कम आउट इन एयर। कहानी ये है कि यहां पर ये ग्लास का स्लैब है, और इन्होंने बोला है कि यहां से एक लाइट गई जो कैसी है, व्हाइट लाइट है। तो व्हाइट लाइट में 7 कलर होते हैं, और इसके बाद ये जो लाइट जा रही है वो ग्रीन है। सवाल ये है कि यहां पर हमारा है नॉर्मल, हमने ड्रॉ किया है, तो ये एयर है, तो एयर में कौन से कलर आएंगे और अंदर कौन से कलर जाएंगे। तो कहानी देखो क्लियर है, ये है तुम्हारा विबग्योर, ये है विबग्योर, तुम्हें याद है क्या। अब जो कलर यहां पर है, जो सरफेस के पैरेलल है, वो है ग्रीन। तो या तो आंसर में कॉमन सेंस मुझसे ये कहता है कि जो आंसर होगा या तो ये होंगे या ये होंगे। तो देखो यहां ऑरेंज रेड और वॉयलेट, ऑरेंज रेड और वॉयलेट, तो ये नहीं हो सकता क्योंकि एक कलर इधर का है एक इधर का है। एक लिखा है ब्लू ग्रीन और येलो, तो ब्लू इधर है, ग्रीन तो यहां से जा रहा है, तो ये तो वैसे भी नहीं हो सकता, और येलो इधर है, एक इधर का और एक इधर का, तो वैसे भी नहीं हो सकता। अब येलो ऑरेंज और रेड, तो देखो ये तीनों कलर एक ही साइड के हैं, येलो ऑरेंज रेड, तो आंसर तो ये हो गया अभी के लिए। लेकिन तुम्हें एक बात ध्यान रखना है, बाहर कौन से आएंगे, जिनका लैम्बडा बड़ा है, किससे, इस वाली से, इस वाली से जिसका लैम्बडा बड़ा है वो बाहर आएंगे, और जिनका लैम्बडा छोटा है उनका क्या होगा, TIR होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जिनका लैम्बडा छोटा है उनका क्या हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। लैम्बडा छोटा होने पर TIR होगा, और जिनका लैम्बडा बड़ा है, हर कलर का अलग अलग होगा, तो वो कलर तुम्हारे बाहर आएंगे। अब देखो ये PYQ है तुम्हारा, उन्होंने ये सवाल पूछ लिया कि भैया ग्रीन यहां गया तो बाहर कौन से निकले, तो बाहर निकले येलो ऑरेंज और रेड। विच सेट ऑफ कलर विल कम आउट इन एयर। हो सकता है अगली बार सवाल पूछ ले कि भैया किस कलर का TIR होगा। अब ये बहुत आसान सवाल है, मान लो उसने पेयरिंग बना दी, कैसे कि हाँ, और ये ग्रीन बीचों बीच में दिया है, तो हो सकता है दो दो कलर के पेयरिंग बना दे और फिर पूछे। समझ में आ रही है। या फिर ऐसे कर दे, कैसे, पहले 4 कलर लिख दे, 2 नीचे के 2 ऊपर के, और फिर बोले, तो सवाल कैसे भी बन सकता है। हाँ भाई, अगेन ये वाला एक सवाल देखो, सवाल बहुत हैं देखो आज के लेक्चर में, जितनी थियरी है उतने ही सवाल भी हैं। लाइट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस x in time t1 in air and 10x in time t2 in another denser medium. What is the critical angle for this medium? तो भैया देखो क्रिटिकल एंगल चाहिए तो IC बराबर आएगा साइन इनवर्स 1/μ। ये बात सही है। अब दूसरी चीज क्या है, म्यू कैसे आएगा, तो μ2 μ1, तो ये आएगा μ2 अपॉन μ1, दैट इज V1 अपॉन V2 आएगा क्या, मतलब स्पीड एक मीडियम में और दूसरे मीडियम में जो स्पीड है दोनों का रेशियो। अरे सही बात है। तो V1 क्या आएगा, तो ये आएगा x अपॉन T1, और V2 क्या आएगा 10x अपॉन T2। इन दोनों का यदि मैं रेशियो ले लूं तो ये आ गया x अपॉन T1 होल डिवाइडेड बाई 10x अपॉन T2, मतलब कितना आ जाएगा, x तो कट जाएगा, तो T2 अपॉन 10T1। ये क्या आ गया, ये क्या आ गया म्यू। तो IC कितना आएगा, साइन इनवर्स, अब देखो म्यू नीचे लिखना है तो ये आएगा नीचे T2 और फिर ऊपर चला जाएगा 10T1, तो साइन इनवर्स 10T1 अपॉन T2 कहां है, ऑप्शन नंबर 4 में।
सही है। अगला देखो, इस सेशन में प्रिज्म तक कंप्लीट हो जाएगा पार्ट 1 में। टू ट्रांसपेरेंट मीडिया ए एंड बी आर सेपरेटेड बाय अ प्लेन बाउंड्री, द स्पीड ऑफ लाइट इन दोज मीडिया आर, अरे यार स्पीड ही नहीं है, क्वेश्चन इनकम्प्लीट, स्पीड ही नहीं है। अब बिना स्पीड के सवाल कैसे होगा, छोड़ो, कभी कभी हो जाता है। हाँ भाई, हाँ भाई, a disk is placed on a surface of a pond which has refractive index 5/3. A source of light is placed 4 meters below the surface of liquid. The minimum radius of disk needed so that light is not coming out. देखो ये वो वाला है, ये और ये वाला। तो क्या था R का फॉर्मूला, R बराबर H अपॉन अंडर द रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस 1। H कितना है इस यहाँ पर 4, अंडर द रूट ऑफ म्यू है 5/3, तो स्क्वायर करेंगे तो 25, 25/9 माइनस का 1, बोलो सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 4 अपॉन 25 में से 9 गए तो कितना आएगा 16/9, रूट ले लोगे तो कितना आएगा 4/3, तो आंसर आ जाएगा 3 क्या है रेडियस। सवाल में देखना रेडियस पूछिए डिस्क, रेडियस ही पूछिए, नहीं तो पता लगा डायामीटर पूछ ले और ये लगा के तुम खुश हो जाओगे हाँ मैंने तो सही कर लिया। हाँ, हम पहुंच गए हैं प्रिज्म पर और ये है हमारा अभी का पार्ट 1 का लास्ट टॉपिक। ये लाइट क्यों लुक करने लग गई। इसके बाद हम लेंगे एक ब्रेक, फिर कवर करेंगे पार्ट 2। चलो, तो प्रिज्म क्या है, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है जिसमें हमारे पास जनरली 3 सरफेसेस होती हैं, जनरली ग्लास का बना होता है। मैं आगे देख लूं मैंने इसमें क्या लिया है क्योंकि काफी अच्छा खाली है, ये भी खाली है, ये भी खाली है, ये भी खाली है, यहां पर सीधा ग्राफ दिया है, मतलब उससे पहले की चीजें मैं तुम्हें बताता हूं। ये हमारा बना है प्रिज्म। अब देखो यहां पर कुछ छोटी छोटी चीजें तुम्हें ध्यान रखनी है। हम जनरली क्या कह रहे हैं, प्रिज्म का नाम दे रहे हैं ए, बी और सी। जो प्रिज्म एंगल होता है ये होता है तुम्हारा ए क्या होता है प्रिज्म एंगल। हमने बोला एक लाइट रे तुम्हारी यहां से आई पी, इस पॉइंट पर मिलेगी, ये होगा क्यू। ये लाइट रे सीधी जा सकती थी लेकिन जा नहीं पाई, क्यों नहीं जा पाई, क्योंकि बीच में कौन आ गया, प्रिज्म। अब मैंने यहां पर लगाया, ये नॉर्मल ड्रॉ किया, तो इस नॉर्मल के कारण देखो ये डायग्राम तुम्हें समझ में आना चाहिए बन कैसे रहा है। तो देखो ये नॉर्मल है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, मतलब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई यहां बनेगा क्या। अब नॉर्मल से यहां से लाइट रे डेंसर मीडियम में जा रही है तो मूव टुवर्ड्स द नॉर्मल या मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल। देखो ये एक्चुअल पाथ है तो इससे इधर आ जाएगी, ये कहीं यहां से मान लेते हैं यहां गई, ठीक है, ये सेकंड रे है और यहां पर तुम्हारा फर्स्ट रिफ्रैक्शन हुआ तो R1। दूसरे देखो अब इस सरफेस पे पहुंची तो यहां पर भी क्या होगा, ठीक है, यहां पर हमारा दूसरा नॉर्मल बनेगा, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है मेरा लेकिन ठीक है। इसके बाद क्या होगी, लाइट रे फिर यहां से फिर बाहर आएगी और ये अब देखो लाइट रे को हम नाम दे देते हैं तो ये P, Q, R और S। ये लाइट रे तुम्हारी पीछे जाके यहां पर कहीं बनेगी तो ये एंगल ऑफ डेविएशन आएगा डेल्टा, यहां पर ये वाला एंगल बनेगा तुम्हारा नॉर्मल के साथ में R2 और लाइट रे कहां बाहर निकली है ये, तो ये है तुम्हारा एंगल ऑफ डेविएशन। तो तुम्हें कुछ रिलेशन पहले से याद होने चाहिए, क्या, ये R1 प्लस R2 जो होगा वो A के बराबर होगा, ठीक है। दूसरा कौन सा रिलेशन तुम्हें याद होना चाहिए, अरे यार यहां पर भी मैंने डेल्टा लिख दिया क्या, ओहो 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 ओहो, यहां पर एंगल ऑफ इमरजेंस आएगा ना E। दूसरा तुम्हें याद होना चाहिए I प्लस E बराबर आएगा A प्लस डेल्टा। देखो ये वाला जो डायग्राम है ना ये है तुम्हारा एक्चुअल डायग्राम,
अब इस एक्चुअल डायग्राम के कहानी के अंदर में ध्यान दो, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमरजेंस मिलके ये प्रिज्म एंगल है तुम्हारा ए और ये एंगल ऑफ डेविएशन है डेल्टा। ये अंदर के दो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है और प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू। यहां पर इसके अलावा और क्या चीज काम आएगी, और जो चीज काम आएगी वो आएगी 1 इंटू साइन आई बराबर म्यू इंटू साइन R1। दूसरी चीज यहां पर काम आएगी म्यू इंटू साइन R2 बराबर 1 इंटू साइन ई। ये सारी इक्वेशंस काम आती हैं। और फॉर थिन प्रिज्म, प्रिज्म यदि पतला है, फॉर थिन प्रिज्म जो डेल्टा आता है वो आता है ए म्यू माइनस 1। इतने रिलेशन तुम्हें याद होने चाहिए। अब यहां पर क्या है, इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम चेंज कर सकते हैं, इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम चेंज कर सकते हैं। जैसे जैसे इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेंज किया जाता है तो तुम्हारा डेविएशन चेंज होता है। तो इसके लिए हमारे पास में यहां पर ग्राफ आता है, लेकिन उस ग्राफ की बात मैं बाद में करता हूं। ये आई है, ये डेल्टा है। जैसे जैसे तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज होता है वैसे वैसे तुम्हारा डेविएशन क्या होता है, चेंज होता है। और एक सिचुएशन ऐसी आती है कि एंगल ऑफ डेविएशन हो जाएगा तुम्हारा मिनिमम, और जब एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम हो जाएगा तो उस कंडीशन में कहानी क्या होगी, हाँ भाई, उस कंडीशन में कहानी क्या होगी, ये थीटा ये प्रिज्म एंगल ए होगा। मैं इनको पीछे बैकवर्ड में जाके बना देता हूं, तो ये पीछे यहां मुड़ गया, ये पीछे से यहां आ गया, ये हो जाएगा डेल्टा एम। ये लाइट रे है पी क्यू आर और एस, ये तुम्हारा एंगल ऑफ इमरजेंस ई है। हाँ भाई ध्यान दो, इधर क्या होने वाला है, ये R1 और ये R2 था। जब ये डेल्टा एम हो जाएगा, डेविएशन जब मिनिमम हो जाएगा, तो जब डेविएशन मिनिमम होगा तो आई बराबर ई, R1 बराबर R2 बराबर आएगा A बाई 2, R1 बराबर R2 बराबर A बाई 2, और QR जो है इट विल बिकम पैरेलल टू बेस BC। और इस समय हम प्रिज्म के लिए फॉर्मूला लिखते हैं म्यू बराबर साइन A प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपॉन साइन A बाई 2। फॉर्मूला देखो मैंने सही लिखा है क्या, इसको हमने, हाँ इसको हम R लिखेंगे, R1 R2 R के बराबर होंगे, I बराबर E होगा, और एक और चीज I बराबर होगा A प्लस डेल्टा एम बाई 2। हाँ बोलो, इतनी कहानी हमें याद रखनी है प्रिज्म में। इतनी कहानी पर तुम्हारे सवाल बड़े ही आराम से सॉल्व हो जाएंगे। अभी हम लोग अपने लगभग पार्ट 1 को फिनिश करने वाले हैं। सब होगा रे तुम्हारे पास में, लिखा ही होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये पढ़ाया ना हो। देखो ये ग्राफ हमने यहां पर दिया है, वही कहानी कि इनिशियली एंगल ऑफ डेविएशन डिक्रीज होगा, जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज होगा, उसके बाद क्या होगा, एक पर्टिकुलर वैल्यू पर एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम हो जाएगा, इसको हम डेल्टा एम नाम देते हैं। फिर मिनिमम डेविएशन की कंडीशन पर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस सेम, जो रिफ्रैक्टेड रे है प्रिज्म के अंदर की वो बेस के पैरेलल हो जाएगी, और उसके बाद
उसके बाद फर्दर यदि हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाया तो मिनिमम डेविएशन बढ़ेगा, मतलब डेविएशन बढ़ेगा, मिनिमम डेविएशन नहीं, डेविएशन बढ़ेगा। ठीक है, तो इस पर थियोरेटिकल सवाल बन सकते हैं कि एज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीजेज डेविएशन थ्रू द प्रिज्म इंक्रीजेज डिक्रीजेज, क्या होगा, एक्सेट्रा। डायरेक्ट ग्राफ भी आ सकता है कि भैया पता है, ये ऐसे भी सवाल आ सकता है, सिर्फ ये ग्राफ दे दें, यहां पे y लिख दें और यहां x लिख दें और पूछें x क्या है और y क्या है, तो पूरी फिजिक्स में ऐसा ग्राफ यही है अकेला। पर वो पैरामीटर क्या दे देंगे, प्रेशर, फोर्स, काइनेटिक एनर्जी, डेविएशन, पता ही नहीं चलेगा उस समय, सब एक जैसा दिखता है। पेपर में प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि हमें समझ में नहीं आता है। हाँ भैया ये एक थ्योरम है, इसको सीधा याद रखना है, हमें डिराइव नहीं करने वाले। प्रिज्म है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, उसको पानी में डिप कर दोगे तो पानी के अंदर में उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1/4 हो जाएगा, जो एयर में था उसके कंपैरेटिव में। ठीक है, डिस्पर्शन नहीं आया क्या, प्रिज्म आया, तो ये रहा, मैं वही सोच रहा था ऐसे कैसे हो गया। हाँ भाई, कलर का अपने 7 कंपोनेंट में डिवाइड होना डिस्पर्शन कहलाता है। डिस्पर्शन में जो 7 कलर आते हैं वो विबग्योर आते हैं, तो डेविएशन किसका ज्यादा होगा ये कैसे पता लगता है, तो डेल्टा बराबर म्यू -1 इंटू ए, तो जिसका म्यू ज्यादा, जिस म्यू इंक्रीजेस तो भैया डेल्टा इंक्रीजेस, और म्यू जो है वो तुम्हारा क्या था याद आ रहा, a प्लस बी बाई लैमडा स्क्वायर प्लस सी बाई लैमडा की पावर 4। इसका मतलब क्या है कि लैमडा इंक्रीजेज तो म्यू डिक्रीजेज, मतलब लैमडा डिक्रीजेज तो म्यू इंक्रीजेज, और म्यू इंक्रीजेज तो डेविएशन इंक्रीजेज, तो मतलब वॉयलेट का डेविएशन ज्यादा होगा और सबसे कम डेविएशन किसका होगा, रेड का। डेविएशन ऑफ वॉयलेट क्या होगा, मैक्स, और डेविएशन ऑफ रेड क्या होगा, मिन। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। कहां से आया, तो रिलेशन ये हमें याद है। अच्छा यहां लिखा हुआ भी है, अब देखो ये डिस्पर्शन का कारण क्या है, तो कॉची का फॉर्मूला, ये कॉची थोड़ी देर पहले भी आई थी, वही कॉची है। हाँ भाई अब सवाल चालू हो रहे हैं, 2-4 सवाल हैं, 10 मिनट में सवाल कंप्लीट करेंगे और फिर हम ब्रेक लेंगे, क्योंकि उसके बाद सब सेट करने में भी टाइम लगने वाला है। देखो डायग्राम में पहले बना देता हूं, ये 90 डिग्री का प्रिज्म है यहां पर, और क्या हो रहा है, एक लाइट रे इन्होंने बनाई है जो ऐसे आई है पहले, इसके बाद पैरेलल टू द बेस आई है, और फिर यहां से ऐसे निकल गई है, यहां पर भी 90 डिग्री लिखा है, फिर यहां पर, अरे इसको नॉर्मल है ये वाला भी नॉर्मल है तुम्हारा, और यहां पर तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया है 30 डिग्री। तो भाई ये ए बी सी, ये लाइट रे ऐसे जा रही है, बस बोलो भाई सवाल क्या है, प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डायग्राम है, फटाफट क्या कर सकता हूं। देखो इन सवालों में हमेशा ध्यान रखो तुम्हें किस पे फोकस करना है, रिफ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट पर। तो देखो मैं मान लेता हूं ये म्यू है, यहां एयर है, मुझे कुछ नहीं आता तो कम से कम इतना तो आता है 1 इंटू साइन 30 बराबर म्यू इंटू साइन आर लिख सकता हूं क्या मैं यहां पे, तो भैया साइन 30 1/2 बराबर म्यू इंटू साइन आर। अब देखो ये आर है, या R1 मान लेता हूं, ठीक है। अब इधर का एंगल R2 मान लू, तो अब देखो मुझे एक चीज पता है प्रिज्म के फॉर्मूले में कि R1 प्लस R2 क्या होने वाला है, A, लेकिन A 90 है तो R2 कितना आएगा, A माइनस R1 आएगा क्या, सही बात है। तो R1 की जगह
ठीक है, R2 बराबर 90 माइनस R1 आएगा क्या, इसका मतलब एक ही बात है। तो ये 1/2 बराबर म्यू इंटू साइन R1 लग गया मेरा। अब सेम रिफ्रैक्शन में यहां लगा देता हूं, तो यहां क्या लिखूंगा, म्यू इंटू साइन R2 बराबर 1 इंटू साइन 90। क्यों, क्योंकि एयर में गई और 90 डिग्री पे आ गई। अब R2 क्या लिखूं, 90 माइनस R1, तो भैया म्यू इंटू साइन 90 माइनस R1 बराबर है 1। तो अब देखो यहां से म्यू क्या लिख सकता हूं, साइन 90 माइनस R1 का मतलब कॉस R1। तो भैया यहां से देखो म्यू इंटू कॉस R1 बराबर आ गया 1। और यहां से देखो म्यू इंटू साइन R1 क्या आ रहा है, ये आ रहा है। तो एक काम कर सकता हूं मैं, पता है क्या, इक्वेशंस फ्रेम कर सकता हूं। कैसे, देखो साइन R1 को क्या लिख सकता हूं, 1/2 म्यू, और कॉस R1 को क्या लिख सकता हूं, 1 म्यू। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। तो साइन थीटा कॉस थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। तो कितना आ जाएगा भाई, 1/2 म्यू का स्क्वायर प्लस 1/म्यू का स्क्वायर बराबर 1। तो यह आएगा 1/4 म्यू स्क्वायर प्लस 1/म्यू स्क्वायर बराबर 1। एलसीएम लोगे तो 4 म्यू स्क्वायर 1 प्लस 4 बराबर 1। इसको इधर उधर लेट जाओ तो म्यू स्क्वायर कितना आ जाएगा, 5/4। सही है क्या, देखो ये म्यू स्क्वायर को इधर रहने, इधर ले गया, 4 को इधर रहने दे, 4 और 1 5, 5/4। तो यहां से म्यू कितना आ जाएगा, रूट लूंगा तो √5 तो देखो मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ 2 बार रिफ्रैक्शन लगाया, एक बार फर्स्ट सरफेस पे, एक बार सेकंड सरफेस पे। प्रिज्म के सवालों में फॉर्मूले से ज्यादा रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट ज्यादा हेल्पफुल रहता है। अब देखो ये √5/2 जल्दबाजी में हो सकता है एक ऑप्शन उन्होंने ये नहीं दिया, ये वाला यदि ऑप्शन होता ना, कई लोग इसको भी लगा जाते। खैर उन्होंने 3/2 दिया है, मतलब कुछ सोच के ही दिया है कि कोई बच्चे माइनस मार सकते हैं। किसको, म्यू को इक्वेट करके फायदा क्या होता, म्यू तो चाहिए ना हमें, काटना थोड़ी है म्यू। अगला सवाल देखो, ये बेसिक सा सवाल है। अब देखो यहां पर क्या है, डायग्राम मेरे को दोबारा बनाना पड़ेगा ऑनलाइन वालों के लिए, कम से कम ऑनलाइन वालों के लिए अभी ऐसा हो रहा है ना कि 6 डिग्री का ये एंगल है, ये 90 डिग्री का है। इन्होंने क्या बोला है, एक लाइट रे को पहले ऐसे भेजा है सीधा सीधा, फिर इस नॉर्मल से उन्होंने इसको इधर भेजा है और म्यू बराबर दिया है 1.5। सवाल क्या है, सवाल रीड करते हैं। एंगल ऑफ इमर्जेंस चाहिए, मतलब ये वाला एंगल ई कितना आया ये चाहिए। अब जब थिन प्रिज्म होता है तो हम क्या लिखते हैं, डेल्टा बराबर लिखते हैं ए इंटू म्यू -1। तो डेल्टा कितना आ जाएगा, ए है 6 डिग्री, म्यू है 3/2 -1, तो डेल्टा आ गया 3 डिग्री। पर इसका फायदा क्या है, इसका फायदा यह है कि I प्लस ई बराबर होता है A प्लस, अब I क्या है, तो भैया देखो 90 डिग्री पे आ रही है तो 0, E तुम्हें निकालना है, A है 6 और ये है 3, आंसर आ गया 9 डिग्री, खत्म। भाई देखो ना परपेंडिकुलर आ रही है ना यहाँ पे सीधी, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कहां बनेगा, नॉर्मल पे ही तो है लाइन, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री। अब ये मैं क्यों सोच पाया, क्योंकि देखो मुझे इतना पता है ई चाहिए, तो ई का मेरे पास एकमात्र फॉर्मूला है ये, और इस फॉर्मूले में डेल्टा चाहिए, इसलिए मैंने पहले डेल्टा निकाला। अब डेल्टा यही क्यों निकाला, क्योंकि थिन प्रिज्म है। तो देखो साइन उससे भी करोगे तो क्या होगा, 1 इंटू साइन 0 बराबर, अब क्या करूं भैया 90 में घुस रही ना सीधी, यहां कुछ है ही नहीं। हाँ अब तुम बोलो इसके बाद तो यहां पर एंगल ही नहीं पता, इसलिए गाड़ी फंस गई। अगला देखो यहां पर, अब देखो उन्होंने ऐसा डायग्राम दिया है बढ़िया सा,
उन्होंने बोला है कि भैया देखो ये तुम्हारे पास में है प्रिज्म, ये वाला एंगल दिया है 60 डिग्री का, यहां एंगल दिया है 90 डिग्री का, और बोला है यहां पर भी 90 डिग्री पर ही लाइट आ रही है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इमर्जेंस फ्रॉम द प्रिज्म। ये सवाल है, बोलो क्या होगा। करो। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 है, क्या कर सकता हूं मैं? लगेगा तो रिफ्रैक्शन ही, इसमें कोई डाउट नहीं है, बस लगाना कैसे यही खेल है। अब देखो ये 90 डिग्री पे आ रही है, मतलब ये तो बिना डेविएट हुए सीधी निकल जाएगी। तो एक काम करता हूं, मैं प्रिज्म को थोड़ा सा बड़ा बना लेता हूं, क्योंकि ये थोड़ा छोटा रह गया, क्योंकि नहीं तो फिर इसको थोड़ा सा ऊपर डालना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, मैं नीचे बड़ा बना देता हूँ प्रिज्म। प्रॉब्लम क्या होती है ना, जब ये जो डायग्राम वाले सवाल है ना, इसमें डायग्राम ढंग से नहीं बना तो दिक्कत हो जाती है। खैर, तो मैंने बोला देखो ये 90 डिग्री आ रही है, तो ये पहले यहां तक ऐसे आएगा क्या लाइन, ये वाला एंगल है तुम्हारा 60 डिग्री का, ये वाला एंगल आएगा 30 डिग्री का, म्यू बराबर है तुम्हारा √3। तो ये लाइट रे ऐसी आएगी क्या, सीधी सीधी। दूसरी चीज, यदि मैं यहां पर नॉर्मल बनाऊंगा तो ये ऐसे ही जाएगा क्या नॉर्मल। देखो अब कहानी क्या है कि ये लाइट रे इसके बाद में यहां से ऐसे सीधे जानी चाहिए थी, तो ये मुड़ेगी क्या ऐसे कहीं अवे फ्रॉम द नॉर्मल मुड़ेगी ना, यहाँ अंदर ग्लास है, यहां पर ये है, और ये है तुम्हारा म्यू बराबर तो √3। तो अब कहानी में एंगल्स बनाने बस, और कुछ नहीं, दैट्स इट। देखो ये एंगल 60 डिग्री का है, तो क्या ये वाला एंगल 60 डिग्री का होगा, पैरेलल लाइन है। अब ये 60 का है, देखो ये 90 का उसने दिया है, मतलब ये वाला भी 90 का है, और ये वाला 90 का है, तो क्या ये 30 डिग्री का एंगल बनेगा। ज्योमेट्री है भाई, इसलिए ज्योमेट्री आनी चाहिए। हाँ, या तुम देखो ये 60 है, ये 30 है, तो ये वाला 60 हो जाएगा, तो ये 30 बच जाएगा। अब इसका फायदा पता है क्या हुआ, तुम्हें एंगल ऑफ इंसिडेंस मिल गया 30 डिग्री का, और तुम्हें क्या चाहिए, ये वाला आर चाहिए। तो कैसे लगाऊंगा, μ1 इंटू साइन आई बराबर μ2 इंटू साइन आर। तो μ1 कितना है √3, साइन आई कितना है 30, मतलब ये आएगा 1/2, μ2 एयर में जा रही है तो 1, और ये आ गया साइन आर। सॉल्व इट। तो बेटा ये हो गया साइन आर बराबर कितना आ जाएगा √3/2, तो आर कितना आ जाएगा 60 डिग्री। ज्योमेट्री जरूरी है। अरे मैं बोल रहा हूं ना, हर बार तुम इसी पे फोकस करो ना, मैक्सिमम टाइम। देखो तुम्हें 2-3 चीजें तो याद करनी पड़ेंगी। एक तो ये कि यार प्रिज्म के सवालों में कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, तो तुम इस पे तो फोकस करो। अब ये कब फेल हो जाता है, जैसे पिछले सवाल में क्या हुआ था, पिछले सवाल में एंगल ऑफ इंसिडेंस मिल नहीं रहा था, प्रिज्म एंगल दिया था उन्होंने यहां पर। अब इस सवाल में क्या है, एंगल मिल रहा है, दिया नहीं है, पर दिख रहा है कि आ जाएगा। एक आध दो सवाल और है बस, जैसे अब ये सवाल है, रीड करो क्वेश्चन को। A ray is incident at an angle of incidence I on one surface of a small angle prism with angle of prism A and emerges normally with from the opposite surface. कैसी निकल रही है, normally. If the refractive index of the material of the prism is mu, then the angle of incidence. ये सवाल मुझे लगा तुम्हें याद होगा, डायरेक्ट रिजल्ट बताओगे, I बराबर म्यू है, ये स्टैंडर्ड सवाल है बहुत, इसका रिजल्ट ही ध्यान रखना। यदि वो स्मॉल एंगल प्रिज्म के नॉर्मली लाइट रे यदि इमर्ज होती है, तो आई बराबर μA आएगा। करने को कर सकते हैं, μ1 इंटू साइन आई लगाएंगे इक्वल टू म्यू इंटू साइन 90 लगाओगे, बात खत्म। स्मॉल एंगल है, एंगल स्मॉल है, तो साइन थीटा इक्वल टू थीटा, भाई 1 इंटू साइन आई बराबर म्यू इंटू साइन 90।
हाँ भाई अगला सवाल देखो, ये लास्ट सवाल है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म इज √2 एंड एंगल ऑफ प्रिज्म इज 30 डिग्री। तो प्रिज्म एंगल है तुम्हारे पास 30 डिग्री, तो भैया हमें 30 डिग्री का तो प्रिज्म बनाना है। लो बना दिया हमने प्रिज्म, प्रिज्म बन गया हमारा 30 डिग्री का और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2। वन ऑफ द टू रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस ऑफ द प्रिज्म इज मेड अ मिरर इनवर्ड। इसका मतलब एक सरफेस को मिरर बना दो, तो देखो ये मिरर बना दिया। मिरर बनाने से क्या होगा, यहां पर अब रिफ्लेक्शन हो जाएगा। ये मिरर जो बनवाया है उसने अंदर में, इसका मतलब है यहां पर अब क्या होगा, रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस, प्लेन मिरर बन गया। A beam of monochromatic light entering the prism from the other face will retrace its path after reflection from the silver surface if its angle of incidence कितना है। क्या बोल रहा है वो, अपने पाथ को क्या करनी चाहिए, रिट्रेस। रिट्रेसिंग का मतलब वैसे की वैसे ही, तो वैसे की वैसे ही कब जा सकती है, जब यहां पर 90 डिग्री पर आए। ये बात तय है या नहीं है, यहां 90 होना चाहिए, ये बात श्योर है। इसके बाद हमने बोला यहां से जो भी आ रहा होगा ये तो हमें कुछ नहीं पता, पर ये ऐसे आ रही होगी और फिर वापस ऐसे ही लौट के जा रही। ये कहानी तय है या नहीं है। अब यहां पर दूसरी कहानी पर यदि मैं सोचूं तो देखो ये तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा और ये तुम्हारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनेगा। अब इंटरेस्टिंग बात देखो क्या है, ज्योमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से कैसे, देखो भाई ये 90 ये 30, तो ये एंगल कितना, और ये 60 है, तो ये वाला खत्म हो गया सवाल। कैसे, 1 इंटू साइन आई बराबर √2 इंटू साइन 30। वही कहानी लग रही है बार बार। 1 इंटू साइन आई बराबर √2 साइन 30 मतलब 1/2। अच्छा इसको सॉल्व कर लेता हूं मैं, तो √2 से √2 तो कितना आएगा, 1/√2। तो साइन आई आया तुम्हारे पास 1/√2, तो आई कितना आएगा, 45 डिग्री। हाँ PYQ है, क्लियर है। तो ये यहां पर हम रुक रहे हैं, पहला पार्ट 1 कंप्लीट हो रहा है। ये पार्ट 1 तुम्हारा फिनिश, पार्ट 2 तुम्हारा कंटिन्यू होगा आफ्टर द ब्रेक। अब ऑनलाइन वालों तुम्हारे लिए भी पार्ट 2 आएगा, लेकिन कब आएगा, ब्रेक के बाद। अब देखते हैं हमारे ब्रेक के बाद में क्या सिचुएशन बनती है ऑफलाइन में। यदि यहां हम ले पाए तो होगा, और नहीं ले पाए तो शायद देखते हैं कल या आज जो भी सिचुएशन बनती है, जैसी भी सिचुएशन बनती है आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। यहीं रुक रहे हैं, थैंक यू।